संप्रदाय की ओर प्रस्थान कर लेना। नए साल के पहले दिन तक मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगा। नंदीश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाते हुए बोले, अपना ध्यान रखना। फिर आर्यन एक चमकती हुई रोशनी में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। नंदीश की आंखों में एक चमक थी। आखिर ये कितना शक्तिशाली बन चुका है, मुझे तो इसकी शक्तियां महसूस भी नहीं होती। आर्यन आसमान से सीधे फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला के बीच की घाटी में उतरा। उसके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह हुआ और वो जोर से गरजा, माफ करना, आज तुम सब मरने वाले हो। मुझे एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत है। ड्रैगन स्लेयर को लहराते हुए वो सीधे घने जंगल में घुस आए और हिंसक रूप से हमला करना शुरू कर दिया। हर वार में एक जान जाती, हर हमले में एक बीस्ट ढेर हो जाता। बधाई हो आर्यन को, तुमने एक लेवल 6 का बीस्ट को मारा है। तुम्हें 300 एक्सपी पॉइंट्स, 30 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। धत्त तेरी की, लेवल 6 के बीस्ट को मारने पर बस 300 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन को अपना सिर दीवार पर मारने का मन हुआ। 3 दिनों और रातों तक मारकाट मचाने के बाद फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला के लगभग सारे बीस्ट का सफाया हो गया, लेकिन आर्यन को 2 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स भी नहीं मिले थे। आर्यन ने एक बड़े से पत्थर पर बैठते हुए गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया, नहीं, ये तरीका सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नए साल के पहले दिन तक मैं एक आत्मवीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे और भी शक्तिशाली बीस्ट को मारना होगा, लेकिन ये मिलेंगे कहाँ? आर्यन को उन बीस्ट को मारने पर ज्यादा ही एक्सपी पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसे ऐसे बीस्ट की जरूरत थी जो कम से कम 9 लेवल के हों या फिर किंग लेवल के। आर्यन ने अपने मन में सोचा, पूर्वज, क्या आपको कोई जगह पता है जहां मुझे किंग लेवल के ज्यादा से ज्यादा बीस्ट मिल सके? पूर्वज रुद्रदेव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी आइस फायर ने धीरे से कहा, मास्टर, स्नो व्हाइट और पूर्वज दोनों ही कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैं भी अब अपनी शक्तियों को बढ़ाकर अगले स्तर पर पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, तुम भी कल्टीवेट करो। आर्यन ने उन्हें और परेशान नहीं किया। उन्हें आर्यन की हालत का अच्छे से आभास था, इसलिए वो भी अपनी शक्तियों को बढ़ाकर उसकी मदद करना चाहते थे। वो अच्छे से जानते थे कि आर्यन का सामना स्वर्ग संप्रदाय से है, जो वर्तमान में पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। काश नाइट फिंच यहाँ होता, मैं फिर से पाताल लोक जाकर 18 स्तरीय नर्क के नगरपालों को मार देता और सीधे एक आत्मवीर बन जाता। 18 स्तरीय नर्क के एक नगरपाल को मारने पर वो अपना एक लेवल बढ़ा सकता था। शक्ति बढ़ाने की यह गति स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा था, लेकिन अब उसे कहां ऐसी जगह मिलेगी? वो इसी सोच में गुम था। अगर मुझे फिर से कोई मिशन मिल जाए जो मेरा स्तर बढ़ा दे तो कितना अच्छा होता, वो बस सोचे जा रहा था। अचानक आर्यन के दिमाग में एक ख्याल आया, विषुव पुष्प, एक फूल से एक लेवल। अगर मुझे विषुव पुष्प मिल जाए तो मैं तुरंत एक आत्मवीर बन जाऊंगा। आर्यन के दिल में जोश जाग उठा। साथ ही उसे दूसरी स्तरीय निषिद्ध भूमि और वहां के भयानक पत्थर के दरवाजे का भी ख्याल आया। अब जो होगा देखा जाएगा, उसने अपने मन में ठाना। अगर पहली स्तरीय निषिद्ध भूमि में विषुव पुष्प मिल सकते हैं तो दूसरी स्तरीय निषिद्ध भूमि में भी हो सकते हैं, और क्या पता वहां कुछ और भी मिल जाए। सोचते हुए आर्यन में जोश भर गया। पहले तो आर्यन सिर्फ एक सर्व सम्राट बनना चाहता था, लेकिन अब जब वो एक अग्रवीर बन गया था तो भी उसे यह कम लग रहा था। स्वर्ग संप्रदाय की शक्ति को देखते हुए कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अग्रवीर स्तर भी सुरक्षित नहीं था। अब वो एक लेवल 9 का अग्रवीर था, पर उसके दिल में 100 पहाड़ों जैसा दबाव अब भी वैसा ही बना हुआ था।
अगर वो पूरी तरह से पार्थ और स्वर्ग संप्रदाय को कुचलना चाहता था तो उसे एक आत्मवीर बनना ही होगा, जो इमोर्टल बनने का शुरुआती चरण था। हालांकि उसे अब 100 करोड़ EXP पॉइंट्स की जरूरत थी। इतने ही EXP पॉइंट्स से एक लेवल बढ़ाकर अगले स्तर पर पहुंचना बेहद कठिन काम था। इससे ही पता चलता है कि आत्मवीर स्तर क्यों इमोर्टल बनने का शुरुआती चरण है। अपने हृदय की रक्षा करो और अपनी शक्ति से लगातार चेतना के समुद्र पर हमला करते रहो। इतना काफी नहीं है, अब भी काफी नहीं है। और भी शक्ति बढ़ाओ, अभी भी कम है, बस थोड़ी और। एक गुप्त कक्ष में पार्थ का शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसके शरीर से आग जैसी एक ऊर्जा निकल रही थी। वो अपनी पूरी ताकत से चेतना के समुद्र पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन पतले कागज जैसे अवरोध को तोड़ नहीं पा रहा था। उसके पास ही एक आदमी खड़ा था, जो पार्थ के शरीर में ऊर्जा के संचार को देखकर गहरी चिंता में था। उस आदमी के शरीर से जो आभा निकल रही थी, उससे साफ था कि वो एक इमोर्टल है। अब भी काफी नहीं है, अपनी शक्ति और बढ़ाओ। अग्रवीर की इस अवस्था को पार करने के लिए अपने शरीर की समस्त आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करो। अगर आज तुम ये नहीं कर पाए तो पूरी जिंदगी में कभी भी इसे पार नहीं कर सकोगे, उस आदमी ने गंभीरता से कहा। हालांकि पार्थ कितनी भी कोशिश क्यों ना कर रहा हो, वो अग्रवीर स्तर को पार नहीं कर पा रहा था। वो अपने शरीर की समस्त शक्ति को सक्रिय करने में असमर्थ था। पार्थ वो शिष्य था जिस पर उस आदमी ने अपना ध्यान केंद्रित किया था। पिछले कुछ वर्षों में वो पार्थ की मदद करता आ रहा था और हर साल उसे कुछ सिखाने आता था। स्वर्ग संप्रदाय के साधन और संसाधनों की मदद से पार्थ की शक्तियां बिजली की गति से बढ़ी थी। अब वह एक लेवल 9 का अग्रवीर बन चुका था। वास्तव में इस गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन पिछले कुछ समय से पार्थ अग्रवीर के लेवल 9 से एक आत्मवीर नहीं बन पा रहा था। यही कारण था कि पिछले 15 दिन से वो आदमी वहां रुका हुआ था। इसके अलावा वह एक मिशन के साथ आया था। अगर वह एक आत्मवीर को अमर महल में भेजने में सफल हो गया तो उसकी छवि अमर महल में निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और शायद वो अमर महल का एक एल्डर भी बन सकता है। अपने ख्यालों में वो खुद को अमर महल का एक एल्डर बनते हुए देख रहा था। पार्थ की प्रतिभा उसके जीवन में देखी गई सर्वश्रेष्ठ थी। पिछले कुछ सालों में उसने पार्थ की गुप्त रूप से मदद की थी और उसे शिष्य के रूप में अपनाया था। इस बार अगर पार्थ एक आत्मवीर बन जाता है तो वो बिना किसी परीक्षा के सीधे सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रवेश पा सकता था और एक आत्मवीर को सप्तचर्क महाविद्यालय में खास प्रशिक्षण और एक उच्च ओहदा मिलता था। जैसे जैसे पार्थ की शक्ति कम होती जा रही थी, आदमी ने अपनी भवें सिकोड़ ली और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम सच में दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहते हो? अगर आज तुम इसे पार नहीं कर पाए तो एक आत्मवीर कैसे बनोगे? सप्तचर्क महाविद्यालय में कैसे प्रवेश करोगे? पार्थ, मुझे निराश मत करो। पार्थ का मन एक अद्भुत स्थिति में पहुंच गया था। उसके शरीर की हड्डियां टूटने जैसी आवाज करने लगीं और उसने एक बार फिर पूरी ताकत से प्रयास किया। नहीं, आदमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। पिछले 3 सालों में उसकी प्रगति इतनी तेज थी कि उसने अपने शारीरिक अभ्यास को लगभग नजरअंदाज कर दिया। अगर वो इस बार भी अग्रवीर स्तर को पार नहीं कर सका तो उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी 3 साल की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, उसने अपने मन में सोचा। नहीं, गुरुजी अब भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं एक आत्मवीर को साथ ले जाऊंगा तो गुरुजी अवश्य खुश होंगे। इसे एक आत्मवीर बनना ही होगा। आदमी की भवें गहरी सोच में सिकुड़ गईं।
फिर उसने जरा भी संकोच नहीं किया और गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें आर्यन याद है? वो वही लड़का है जिससे तुम्हारी होने वाली पत्नी प्यार करती है। वो अब एक आत्मवीर बन चुका है और वो जल्द ही स्वर्ग संप्रदाय में आने वाला है। क्या तुम जानते हो कि उसका लक्ष्य क्या है? अगर तुम एक आत्मवीर नहीं बन सके तो वो तुम्हारी प्रेमिका को उठा ले जाएगा। वो इसीलिए स्वर्ग संप्रदाय आ रहा है। पार्थ, अगर तुम अपनी प्रेमिका को बचाना चाहते हो और सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहते हो तो इस परीक्षा को पार करना ही होगा। उस आदमी को आर्यन और पार्थ के बीच के मतभेद के बारे में सब कुछ पता था। हालांकि वह निश्चित नहीं था कि आर्यन की शक्तियों का स्तर क्या था। उसने यह बात सिर्फ पार्थ को उकसाने के लिए कही थी। वह पार्थ के दिल में गुस्से की आग भड़काना चाहता था और उसका असर तुरंत दिखा। पार्थ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। हम्फ, एक मामूली कीड़ा मेरी प्रेमिका को उठाना चाहता है। क्या कुत्ते शेर से मुकाबला कर सकते हैं? आर्यन, मैंने तुम्हें कभी अपने बराबर का नहीं समझा। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरे लिए तुम एक चींटी से भी कम हो। अगर मैंने फायर ग्लास शहर में एक बार तुम्हें कुचला था तो दूसरी बार भी कुचल सकता हूँ। मेरी प्रेमिका को मुझसे छीनना चाहते हो। तुम्हारे पास इसके लायक काबिलियत नहीं है। पार्थ का दिल गुस्से से भर उठा। एक घमंडी और दबंग ऊर्जा उससे निकलने लगी। यह देखकर वो आदमी तुरंत खुश हो गया क्योंकि पार्थ की शक्ति अचानक से दोगुनी हो गई। लेकिन असामान्य ऊर्जा की तरंगे जैसे ही पार्थ के शरीर में बहने लगी, उसके भीतर शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी। एक काली राक्षसी ऊर्जा ने उसके चेतना के द्वार खटखटाया और पार्थ का मन जैसे एक गहरी त्रासदी में घिर गया। उसकी मानसिक सुरक्षा पर इस काली ऊर्जा का असर इतना गहरा था कि उसकी आंतरिक शक्ति में हलचल मच गई थी। उसकी चेतना जैसे किसी भयंकर आंधी से घिर गई और उसमें एक अनजानी बेचैनी जाग उठी। इmmortal योद्धा जो यह सब देख रहा था, उसकी आंखों में गहरी चिंता उभर आई। उसने भीतर ही भीतर सोचा, क्या मुझे इसे रोकना चाहिए? अगर मैंने इसे अभी रोक दिया तो शायद पार्थ कभी भी एक आत्मवीर नहीं बन सकेगा। वर्षों की मेहनत और उसके लिए किया गया ये संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी बुर्जुग सर्गेश्वर ने कहा है कि चाहे वो मनुष्य हो, राक्षस हो या शैतान, सभी सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। भले ही वो एक राक्षस बन जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इmmortal योद्धा ने अपने भीतर ही भीतर कड़ा संकल्प लिया। वो पार्थ को बचा सकता था। वो उसके शरीर से राक्षसी ऊर्जा निकाल सकता था, मगर अगर उसने ऐसा किया तो पार्थ की प्रगति रुक जाएगी और वो आत्मवीर स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सोचकर उस इmmortal योद्धा ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि उसे पार्थ की बेहद जरूरत थी। पार्थ का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसके भीतर की शक्ति जैसे उसे उकसा रही थी और इmmortal योद्धा के शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया था। उस काली ऊर्जा का असर इतना था कि पार्थ का संकल्प भी डगमगाने लगा था। अपनी शक्ति बढ़ाओ और इसे तोड़ दो, इmmortal योद्धा ने जोर से चिल्लाया। पार्थ ने भी पूरी ताकत से गूंजती आवाज में चिल्लाया, आर्यन, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अचानक आसमान में एक भयंकर धमाका हुआ, जैसे आकाश ही फट पड़ा हो। बिजली की तेज गड़गड़ाहट से मानो समूचा दक्षिणी तरंग महाद्वीप थर्रा उठा। आवाज की गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी और संपूर्ण महाद्वीप पर एक नई आशंका की लहर दौड़ गई। आत्मवीर, किसी ने आत्मवीर का स्तर प्राप्त कर लिया है। पूरे महाद्वीप के छोटे बड़े संप्रदायों में ये खबर आग की तरह फैल गई। स्वर्ग संप्रदाय के दिशा में सबकी निगाहें जम गईं। हर कोई हैरान था, क्या वास्तव में एक नया आत्मवीर अस्तित्व में आ गया है?
यह ऋदेश नहीं हो सकता, वह तो सर्व सम्राट स्तर पर ही अटका हुआ है, किसी ने कहा। शायद यह पार्थ है। अगर यह सच है तो अब दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर स्वर्ग संप्रदाय का शासन कोई नहीं रोक सकेगा। इस खबर से हर संप्रदाय की गुप्त सभा में हलचल मच गई। विश्वकॉर्प संप्रदाय और अन्य शक्तिशाली संप्रदाय अब गहरे संकट की स्थिति में थे। आत्मवीर बनने का यह चमत्कार दक्षिणी तरंग महाद्वीप में सैकड़ों वर्षों में पहली बार हुआ था, और इसका अर्थ था कि अब स्वर्ग संप्रदाय अन्य संप्रदायों को अपने अधीन करने की ओर कदम बढ़ा सकता है। विश्वकॉर्प संप्रदाय, जो इतने वर्षों से दक्षिणी तरंग महाद्वीप पर अपनी पकड़ बनाए हुए था, अब सतर्क हो चुका था। स्वर्ग संप्रदाय के मुख्य हॉल में ऋदेश अपनी खुशी को काबू नहीं कर सका और उत्साह से चिल्लाया, हा हा हा, मेरा बेटा अब दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गया है। एक आत्मवीर, कौन कर सकता है ऐसा? उसके इन शब्दों से पूरा स्वर्ग संप्रदाय उत्साह और गर्व से भर गया। सब जानते थे कि आत्मवीर बनने का अर्थ था कि अब स्वर्ग संप्रदाय के पास अपार शक्ति है। इसका मतलब था कि अब वक्त आ गया है कि वे दक्षिणी तरंग महाद्वीप को अपने अधीन करें। विश्वकॉर्प संप्रदाय कितना भी महान हो, वो अब उसे भी सीधा कुचल सकते थे। आर्यन कितना भी शक्तिशाली हो, जो पूरे डेविल संप्रदायों का नरसंहार कर सकता है, उसे मारना भी अब चुटकियों का काम होगा। दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सभी संप्रदाय अगर एकजुट भी हो जाएं, तो भी अब वे स्वर्ग संप्रदाय के सामने टिक नहीं सकते थे। इस उथल पुथल के बीच मेघा के आंगन में एक अलग ही गहरी खामोशी पसरी हुई थी। तारा की आंखें स्तब्ध थीं, उसकी आंखों में एक अविश्वास की लहर थी। वर्षा सीढ़ियों पर चुपचाप बैठी थी, कोई शब्द उसके होठों पर नहीं आ रहे थे। मेघा ने आसमान की ओर देखा, उसके दिल में गहरे दर्द का भाव था। वो खुश थी कि आर्यन जिंदा है और वापस लौट आया है। उसे उम्मीद थी कि आर्यन उसकी मदद करेगा, उसे मुसीबत से निकालेगा। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। पार्थ आत्मवीर बन चुका था और यह एक अद्वितीय शक्ति थी। उसकी भावनाओं का ज्वार जैसे उसकी सारी इच्छाओं पर भारी पड़ रहा था। निषिद्ध भूमि में आसमान से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिससे आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो थोड़ा कांप गया और गुस्से में बुदबुदाया, यह कैसी शक्ति है? यह गड़गड़ाहट बेहद भयावह थी। एक शक्तिशाली ऊर्जा जो कि चेतावनी और खौफ का संकेत दे रही थी, लेकिन आर्यन इसके रहस्य को नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि इस अजीबोगरीब और रहस्यमय पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े होकर उसे हल्का सा डर महसूस हो रहा था। कमाल की बात है, उसने खुद से कहा, मैंने पहले भी यहाँ आकर तबाही मचाई है। उस वक्त मैं युद्ध सम्राट के स्तर पर था और थोड़ा डरता भी था, लेकिन अब मैं एक अग्रवीर हूँ, तो मुझे किस चीज का डर हो सकता है? आर्यन के दोनों हाथ उस विशाल पत्थर के दरवाजे पर थे, जो विषुव पुष्प खाई में स्थापित था। उसके सामने एक चुनौती थी। उसने गहरी सांस ली, अपने अंदर की हर संभव शक्ति को समेटा और दरवाजे को धक्का देने लगा। दरवाजा हिलने लगा और उसके साथ एक गहरी, डरावनी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा जाग रही हो। जैसे ही दरवाजे में एक दरार खुली, भीतर से एक तीव्र डेविल ऊर्जा तेजी से आर्यन की ओर बढ़ी। वो ऊर्जा जैसे उसकी नसों में घुसकर उसे चुनौती दे रही थी। उस सिहरन ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन आर्यन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उसकी आंखों में दृढ़ भाव झलक रहा था और उसने अपने दिल में कहा, अगर मैं डर गया तो अग्रवीर कहलाने का क्या मतलब? आर्यन ने खुद को संभाला। उसकी नजरें अब दरवाजे के दूसरी ओर फैले उस अंधेरे पर थी। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था और आर्यन ने भीतर झांका। सामने एक ऐसा घना अंधकार फैला हुआ था जो देखने वाले की आत्मा को चीर देता। यह अंधेरा किसी आम जगह का नहीं था।
ये ऐसा था मानो यहाँ समय और प्रकाश दोनों ने अपना अस्तित्व खो दिया हो। किसी साधारण इंसान के लिए तो यह जगह मृत्यु का द्वार हो सकती थी। आर्यन थोड़ी देर के लिए अंदर की ओर देखता रहा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। अग्रवीर होने के नाते उसकी आंखों में इतनी शक्ति थी कि वो रात के घने अंधेरे में भी 100 मीटर तक देख सकता था। लेकिन यहाँ इस शून्य में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कैसी जगह है? आर्यन ने खुद से सवाल किया। उसने अंदर की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हुम्फ हुम्फ। ये किसी विशालकाय जानवर की सांस लेने की आवाज थी, जैसे किसी अदृश्य ठंडी हवा का झोंका उस पर वार कर रहा हो। ये आवाज जैसे किसी अनजानी शक्ति का संकेत दे रही थी, जिसने उसे घेर रखा था। इस एहसास ने उसे थोड़ा विचलित किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैंने नर्क पार कर लिया है, तो इस जगह से मुझे क्यों डरना चाहिए? आर्यन ने खुद को फिर से हिम्मत दी। यह सोचकर उसने आगे कदम रखा और अंधेरे में प्रवेश कर गया। उस घनघोर अंधेरे में कदम रखते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई और वो गिरने लगा। जैसे जैसे वो गिरता गया, उसे अपने अंदर एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, जो उसकी शक्ति को कुचल रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, उसके सीने में खून उफान मारने लगा और वो खून उगलने पर मजबूर हो गया। उसका अग्रवीर स्तर उसके लिए बिना पंखों के उड़ने के लिए काफी था, लेकिन इस दबाव ने मानो उससे उसकी उड़ने की शक्ति छीन ली हो। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो अभी भी गिरता जा रहा था। यह क्या है? यह जगह मुझे चूसने की कोशिश कर रही है। आर्यन का मन संकट में था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और गुस्से में चिल्लाया, लेवल 4 की 16वीं तकनीक। तुरंत उसकी शक्तियां 16 गुना बढ़ गईं। इसके साथ ही उसके मन और चेतना में थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन गिरावट अभी भी जारी थी। वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अजीब दबाव ने उसकी सारी शक्ति को बेअसर कर दिया था। आर्यन ने सोचा, यह कोई साधारण दबाव नहीं है। यह मानो मेरी आत्मा को भी कुचलना चाहता है। अगर मैं यूं ही गिरता रहा तो चाहे मैं मरूं ना, लेकिन इतना तो तय है कि मेरी कुछ हड्डियां जरूर टूट जाएंगी। आर्यन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि इस दबाव से कैसे बचा जाए। तभी उसे एक ख्याल आया और उसने जल्दी से कहा, डेविल बॉडी। तुरंत उसका पूरा शरीर बदल गया। बिना कोई देरी किए उसने ध्वनि लहर का इस्तेमाल किया। उसके गले में शक्तियां इकट्ठा हुई और एक गहरी गर्ज में उसके मुंह से बाहर निकली। जैसे ही गर्जना की आवाज गूंजी, चारों ओर की ऊर्जा में हलचल मच गई। इस बीच आर्यन ने अपने चारों ओर के वातावरण का अनुमान लगाना शुरू किया। ध्वनि की गति इतनी है तो इस हिसाब आर्यन ने तेजी से गणना शुरू कर दी। उसे एहसास हुआ कि उसके पास जानकारी सीमित है, फिर भी उसने नीचे सतह का अनुमान लगा लिया और बोला, कमाल है, मैं एक बुद्धिमान हूँ। आर्यन ने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसते हुए पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित किया और जैसे ही वो नीचे सतह से टकराने वाला था, उसने जोर से चिल्लाया, तोड़ो। उसकी हथेलियों से शक्तियों का उफान जमीन की ओर गिरा, जिसने एक मजबूत प्रतिक्षेप शक्ति उत्पन्न की और उसके गिरने की गति को धीमा कर दिया। आर्यन जमीन पर गिरा। उसे हल्की चोटें आईं, पर गंभीर नुकसान से बच गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं तेज दिमाग का हूँ। कोई और होता तो शायद यहाँ पर मारा जाता। लेकिन आर्यन ने अपने चारों ओर देखा और फिर खुद से कहा, ये कौन सी जगह है? कैसे यहाँ इतनी रहस्यमय ऊर्जा हो सकती है? उसने महसूस किया कि यह जगह एक साधारण खाई या गुफा नहीं थी। यह तो एक भयानक स्थान था, जो कि उसकी शक्ति का परीक्षण कर रहा था। आर्यन के चारों ओर का वातावरण एक भयावह अंधेरे में लिपटा हुआ था
और उसके पूरे शरीर पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने शिकंजा कस रखा हो। आइस फायर, बाहर आओ और एक अग्नि गोला छोड़ो ताकि मैं देख सकूं कि ये किस तरह की जगह है, आर्यन ने धीमे स्वर में कहा। आइस फायर ने अपनी आंखें खोलीं और जवाब दिया, ठीक है मास्टर। तुरंत ही आइस फायर सिस्टम स्पेस से बाहर आ गया, लेकिन बाहर आते ही वह एक भारी दबाव के साथ जमीन पर गिरा और खून की एक उल्टी की। उसने धीमी आवाज में कहा, मास्टर, यह जगह बहुत ही अजीब है। आर्यन को महसूस हुआ कि वो उसे इस दबाव के बारे में बताना भूल गया था। फिर भी आइस फायर का शरीर मजबूत था। आखिरकार वो एक ड्रैगन का शरीर था। आर्यन ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम आग उगल सकते हो? आइस फायर ने कठिनाई से सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोशिश करके देखता हूँ मास्टर। उसने अपने गले से आग की लपटें निकाली। उसकी कोशिश थी कि वो एक विशाल अग्नि गोला बनाए, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण वो केवल मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा आग का गोला ही बना पाया। वो आग का छोटा गोला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और आर्यन उसकी रोशनी में चारों ओर का मुआयना करने लगा। जैसे जैसे आग का गोला आगे बढ़ता गया, आर्यन के चेहरे पर डर के भाव स्पष्ट होने लगे। ये एक विशालकाय कक्ष था जिसमें हर तरफ गहरे लाल रंग के चिन्ह उकेरे गए थे। यह चिन्ह ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि इन्हें पिघले हुए लोहे से ढाला गया हो। हर चिन्ह से एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी शक्ति प्रकट हो रही थी। आर्यन ने इतनी शक्तिशाली ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये ताकत जैसे किसी दूसरी ही दुनिया की थी, एक भयानक राक्षसी शक्ति। आखिरकार उसने देखा कि इन बड़े बड़े चिन्हों में एक दरार नजर आ रही है। ये दरारें नई थीं और कुछ समय पहले ही बनी थीं। जिन चिन्हों में यह दरारें थीं, उनमें से ऊर्जा का प्रवाह रुक चुका था। चिन्ह टूट चुके थे और उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। आर्यन ने इसे देखकर आइस फायर से फिर से कहा, एक बार और कोशिश करो, इस बार बाईं ओर देखो। जैसी आपकी आज्ञा मास्टर। यह कहते हुए आइस फायर ने एक और अग्नि गोला उगला। बाईं ओर का दृश्य भी पहले जैसा ही था। वहां भी कई चिन्ह टूट चुके थे। आर्यन ने महसूस किया कि यह जगह किसी प्राचीन रहस्य का प्रतीक है जो अब खुलने के कगार पर है। इसी दौरान उसने अपने सिर के ऊपर से ठंडी हवा का एक हल्का सा झोंका महसूस किया। उसने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने तुरंत ही आइस फायर को ऊपर की दिशा में एक और अग्नि गोला उगलने का आदेश दिया। जैसे ही लपटें ऊपर की ओर उठीं, आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि एक विशालकाय प्राणी, जिसका सिर सींगों से सजा हुआ था और शरीर काले अंधेरे में डूबा हुआ था, उसकी ओर घूर रहा था। उस प्राणी का शरीर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हर जंजीर के छोर पर वही चिन्ह बने हुए थे। कुछ जंजीरें पहले ही टूट चुकी थीं, मानो समय के साथ इन पर कोई प्रभाव पड़ा हो। वो विशाल प्राणी लगभग 100 मीटर ऊंचा था। उसके शरीर पर काले रंग की आग की लपटें जल रही थीं, जो उसकी भयानक शक्ति को दर्शा रही थीं। उसकी मौजूदगी मात्र से पूरे वातावरण में एक घना, अंधकारमय दबाव उत्पन्न हो रहा था, जो हर जीव को दबा देने में सक्षम था। आर्यन ने महसूस किया कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह एक ऐसा राक्षस था जिसे प्राचीन समय में यहाँ कैद किया गया होगा। इस सीड क्षेत्र की हर दीवार और हर चिन्ह उसी को कैद करने के लिए बनाए गए थे। आर्यन के मन में अचानक ही डर की एक लहर दौड़ गई और उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसने एक ऐसी जगह पर कदम रख लिया है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। यह एक प्राचीन राक्षसी सीड क्षेत्र था। आर्यन के मन में अब केवल एक ही विचार था, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना। उसे पता था कि यह राक्षस उसकी शक्ति से कहीं अधिक था।
हालांकि जैसे ही वो पीछे मुड़ने की सोचने लगा, उसी समय उस राक्षस की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने आर्यन को एक तुच्छ कीड़े की तरह घूरना शुरू कर दिया। उसकी निगाहें जैसे आर्यन की आत्मा में झांक रही थीं। और तभी एक भीषण आवाज गूंज उठी, जैसे आसमान और धरती फट गई हो। आवाज इतनी तीव्र थी कि इससे आर्यन के कान सुन्न हो गए। इस राक्षस की गर्जना मानो पूरे ब्रह्मांड को चीर रही थी। अमर महल में हलचल मच गई। महल के 19 एल्डर्स जल्दी से वहां पहुंच गए। बुजुर्ग सर्गेश्वर का चेहरा फक था और उन्होंने गंभीरता से कहा, दक्षिण तरंग महाद्वीप में सील किया गया विशालकाय राक्षस भी जाग चुका है। मुझे डर है कि उसने भी अपनी सील तोड़ दी है। एक एल्डर चिंतित होकर बोले, तो अब हमें क्या करना चाहिए बुजुर्ग सर्गेश्वर? दूसरे एल्डर ने कहा, दक्षिण तरंग महाद्वीप की ताकत साल दर साल कमजोर हो रही है। वहां के लोग अब उस सील को संभालने में असमर्थ हैं। तीसरे एल्डर ने मुंह बिचकाते हुए कहा, वैसे भी सारे अमर संप्रदाय हजारों साल पहले ही वहां से पलायन कर चुके हैं। अब दक्षिण तरंग महाद्वीप तो सिर्फ एक बेकार भूमि है। भले ही वह नष्ट हो जाए, इसका हमारे अमरद्वीप पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सच है, चौथे एल्डर ने जोड़ा। अमर संप्रदायों के जाने के बाद से दक्षिण तरंग महाद्वीप अब केवल एक निष्कासन की भूमि बन गई है। उसे अब सुरक्षित रखने का कोई औचित्य नहीं है। पांचवे एल्डर ने भी सहमति जताई। पिछले 100 वर्षों से तो सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा भी वहां कोई पास नहीं कर पाया है। इससे वहां की कमजोरी का प्रमाण मिलता है। पर आप ऐसा नहीं कह सकते, एक एल्डर ने विरोध जताते हुए कहा, आखिरकार दक्षिण तरंग महाद्वीप कभी एक समृद्ध भूमि थी और वहां अब भी 10 अरब से अधिक लोग निवास करते हैं। क्या हम केवल अपनी इच्छानुसार सब कुछ बर्बाद होते हुए देख सकते हैं? एक और एल्डर बोले, इसके अलावा वो महाद्वीप सिंह वंश का जन्म स्थान भी है। अगर वो नष्ट हो गया तो हम सिंह वंश को कैसे जवाब देंगे? अमर महल में इस विषय पर एल्डर्स के बीच गर्मागर्म चर्चा हो रही थी। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, दक्षिण तरंग महाद्वीप अमरद्वीप से बहुत दूर है। यदि हम अभी भी वहां जाने का निर्णय लेते हैं तो वहां पहुंचने में हमें 1 दिन का समय लगेगा और तब तक शायद देर हो चुकी होगी। उसी पल एक भूरा वस्त्र पहने एल्डर खड़े हुए और कहा, बुजुर्ग सर्गेश्वर, मैं दक्षिण तरंग महाद्वीप जाकर हालात का पता लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या पूरे अमर महल में अचानक सन्नाटा छा गया? बुजुर्ग वादान, क्या आप सच में दक्षिण तरंग महाद्वीप जाने को तैयार हैं? सभी बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। वादान ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं जाने को तैयार हूँ और वहाँ मेरा एक शिष्य भी है। आधा महीने पहले उसने मुझे बताया कि वहाँ एक आत्मवीर योद्धा का प्रकट होना हुआ है। ये सुनते ही पूरे अमर महल में सनसनी फैल गई। बुजुर्ग सर्गेश्वर का चेहरा भी हैरान था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आत्मवीर योद्धा? वादान बोले, हाँ, मेरे शिष्य ने यही बताया है। एक 23 वर्षीय योद्धा जो 9 स्तरीय अग्रवीर हैं। कुछ ही समय पहले मैंने दक्षिण दिशा से एक शक्तिशाली बिजली की गड़गड़ाहट सुनी थी। मुझे यकीन है कि ये आत्मवीर की बिजली थी। 100 सालों बाद दक्षिण तरंग महाद्वीप में भी अब कोई आत्मवीर स्तर पर पहुंच गया है। अमरद्वीप में आत्मवीर का स्तर उतना महत्वपूर्ण नहीं था, यहाँ तक कि वह सप्तचर्क महाविद्यालय के किसी सामान्य छात्र से भी कमतर था। लेकिन दक्षिण तरंग महाद्वीप में यह एक अलग बात थी और वो केवल 23 वर्ष का था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसने हर किसी को चौंका दिया। बुजुर्ग सर्गेश्वर ने हल्के से कहा, 23 वर्ष की आयु में आत्मवीर स्तर तक पहुंचना, उसकी प्रतिभा वास्तव में अद्वितीय होगी।
अगर उसे सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रशिक्षण का अवसर मिले तो उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी। सभी बुजुर्ग जानते थे कि 23 वर्ष की आयु में आत्मवीर बनना क्या मायने रखता है। वादान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 23 वर्ष की आयु में आत्मवीर बनना निश्चित रूप से प्रभावशाली है, लेकिन यह प्रतिभा डिमन स्लेयर बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके शरीर में प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन है, जो कि डिवाइन स्तर की 9वीं श्रेणी की है। ये सुनते ही पूरे अमर महल में और भी सन्नाटा छा गया। प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन, डिवाइन स्तर की 9वीं श्रेणी। डिवाइन स्तर की ब्लड लाइन पंक्ति में यह सर्वोच्च श्रेणी थी। बुजुर्ग सर्गेश्वर प्रभावित हुए और उनके चेहरे पर उत्साह छलक आया। उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो 23 वर्ष की आयु में आत्मवीर स्तर पर पहुंच गया है। प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन, यह व्यक्ति असाधारण है। हो सकता है कि वो वास्तव में उस भविष्यवाणी के अनुसार बताया गया डीमन स्लेयर हो। प्राचीन सम्राट की ब्लड लाइन, ये अद्वितीय है। अमरद्वीप में भी ऐसी प्रतिभा दुर्लभ है। ऐसी प्रतिभा अब तक कैसे अनदेखी रही? सिर्फ डिवाइन स्तर की 9वीं श्रेणी की ब्लड लाइन पंक्ति के कारण ही उसे विशेष अनुमति देकर भर्ती किया जा सकता है। एल्डर वादान, आपका शिष्य वास्तव में बहुत रहस्यमय है। ऐसे महान योद्धा को उसने अब तक छिपाए रखा। पूरे अमर महल में अब केवल एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये वही महान डीमन स्लेयर है जिसकी सदियों पहले भविष्यवाणी की गई थी? आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। दोस्तों, मुझे माफ करना, आपसे शायद इसी वॉइस में वीडियो आएंगे और स्पिरिट वर्ल्ड एपिसोड खत्म हो गए हैं। अब आप ये बताइए, जैसे ही 10 एपिसोड आते हैं कुछ दिन का इंतजार करके एक ही बार अपलोड करूं, या जैसे ही एक एपिसोड आया वैसे ही अपलोड करूं? क्योंकि राइटर अभी स्टोरी लिख रहा है, तो बताइए गाइस, आप जैसा कहोगे वैसा ही वीडियो को अपलोड करूंगा। सॉरी फॉर वंस अगेन। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सभी 19 एल्डर्स वादान की ओर ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। अब ये साफ था कि पार्थ वही डीमन स्लेयर है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। जैसे ही उसकी क्षमता प्रकट होती, प्राचीन सम्राट की शक्ति से वो विशाल राक्षसों को आसानी से नष्ट कर सकता था। बुर्जुग सर्गेश्वर ने तुरंत कहा, वादान, तुरंत दक्षिणी तरंग महाद्वीप की ओर प्रस्थान करो। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बच्चे की हर हाल में रक्षा करो। भविष्यवाणी में भले ही इसका नाम ना हो, लेकिन इसकी शक्ति, क्षमता और प्रतिभा अनोखी है। ऐसा अनमोल रत्न हमारी धरोहर है और इसे हमें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए ताकि भविष्य में ये डीमन स्लेयर बने। वादान ने झुककर कहा, आज्ञा का पालन करता हूँ गुरुदेव। इसके बाद वादान एक किरण की तरह दक्षिणी तरंग महाद्वीप की ओर उड़ गया। अमर महल के सभी एल्डर्स की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी। असल में वादान अभी ये बात साझा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि दक्षिण तरंग महाद्वीप में कुछ अप्रत्याशित ना हो जाए। इसके अलावा उसके शिष्य ने एक बार उसे बताया था कि पार्थ का किसी से 3 साल का समझौता है। इसलिए चाहे वो कोई विशाल राक्षस हो या 3 साल के समझौते वाला व्यक्ति, कोई भी पार्थ को चोट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि पार्थ अब उसके लिए अमर महल का ग्रैंड एल्डर बनने का सबसे शक्तिशाली साधन था। अगर उसने पहले डीमन स्लेयर को खोज लिया तो बुर्जुग सर्गेश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बुर्जुग सर्गेश्वर के सेवानिवृत्त होने के बाद वह संभवतः अमर महल का अगला प्रमुख भी बन सकता था। दक्षिण की ओर उड़ते हुए वादान का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। वहीं आर्यन बहुत दुखी था। उसे बस एक विषु पुष्प ढूंढना था और अपनी शक्ति बढ़ानी थी। उसकी बस इतनी सी ख्वाहिश थी। लेकिन कौन सोच सकता था कि वो राक्षसी सीलिंग क्षेत्र में ही चला जाएगा। हालांकि दुख तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही उस राक्षस ने अपनी लाल आंखें खोली, आर्यन की आंखें बड़ी हो गईं और उसका शरीर कांप उठा। ये डर नहीं था बल्कि ये उत्तेजना थी, क्योंकि राक्षस के शरीर से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी फूट रही थी जिससे आर्यन की आंखें बंद हो रही थीं। इसका मतलब क्या था? इसका साफ मतलब था कि ये राक्षस किंग लेवल से भी ऊपर एम्परर लेवल का था। आर्यन ने अपना दायां हाथ उठाया और सीधे ड्रैगन ब्लेड को पकड़ लिया। अब उसका चेहरा निराशा की जगह उत्साह और खुशी से भर गया और उसने कहा, तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। वैसे भी साधारण बीस्ट्स को मारकर अब उसे शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। अगर वो इस राक्षस को मार देता है तो वो अपना लेवल बढ़ा सकता था, शायद एक ही बार में कई लेवल बढ़ जाए। ये ख्याल आते ही आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा।
राक्षस ने अपनी काली आंखें आर्यन पर जमाई और जोर से हंसते हुए कहा, बच्चे तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। हा 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 हा, तुम्हारी शक्ति इतनी भी नहीं कि मेरे एक चीख को सह सको और मुझे खत्म करना चाहते हो। तो चलो देखते हैं कि कैसे तुम मुझे खत्म करोगे। जैसे ही राक्षस ने अपनी बात खत्म की, उसकी आंखों में अचानक एक अत्यधिक तीव्र शक्ति उत्पन्न हुई जो आर्यन के सिर के ऊपर भारी दबाव के रूप में गिरी। उसी समय आर्यन ने अपने माथे पर बल दिया और गरजते हुए कहा, लेवल 4 की सोलस्टोम तकनीक। 16 गुना शक्ति का विस्फोट हुआ। आर्यन का शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसने कोई बचाव नहीं किया बल्कि सीधे राक्षस की ओर बढ़ा। ड्रैगन ब्लेड उसके हाथ में था जो जमीन पर घसीटते हुए चिंगारियां पैदा कर रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से कदम आगे बढ़ाया और मन ही मन गरजते हुए बोला, डार्क ड्रैगन गॉड कुछ शक्ति दो। ड्रैगन ब्लेड से एक घनी काली शक्ति निकली। आर्यन ने जोर से चिल्लाकर कहा, डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। एक तीव्र धमाकेदार आवाज चारों ओर गूंज उठी जैसे बिजली का कड़कना हो। हवा में अचानक तनाव घुल गया। आर्यन की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उछलकर 100 मीटर दूर जाकर एक विशाल चट्टान से जा टकराया। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। खून का एक घूंट उसके मुंह से निकला और उसके चेहरे पर एक निस्तेज पीला रंग छा गया। तभी उसने देखा कि राक्षस के सिर के ऊपर एक शब्द उभरा, शून्य। ये देखकर आर्यन के मन में झुंझलाहट फूट पड़ी। उसका शक्तिशाली वार, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वो राक्षस की शक्ति को भेद देगा, बेअसर हो गया था। जैसे ही उसने राक्षस के चारों ओर लिपटी मोटी राक्षसी शक्ति को छुआ था, उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और वो बेबस होकर चट्टान से जा टकराया। वो हा हा हा, राक्षस की क्रूर हंसी चारों ओर गूंजने लगी। उसकी बड़ी बड़ी क्रूर आंखें आर्यन को तिरस्कार के साथ देख रही थीं। क्या यही है तुम्हारी ताकत? यही वो ताकत है जिससे तुम मुझे मिटाने की सोच रहे थे? राक्षस ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा। उसकी हंसी में घृणा और तिरस्कार का भाव था। बच्चे, तुमने अपनी ताकत को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है। राक्षस ने अपनी शैतानी हंसी के साथ आगे बोलते हुए कहा, तुझे जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। अगर तू मेरे अधीन शिष्य बनकर अपनी आत्मा मुझे सौंप दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। राक्षस की आवाज में एक ठंडक थी जिसमें तिरस्कार छिपा हुआ था। आर्यन ने अपने होंठ चबाए और गुस्से से भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारे बाप को अधीन करूंगा। ये कहने के बाद उसने जमीन पर जोर से पैर मारा और अपनी शक्ति का आह्वान किया। शैडो क्लोन। उसी समय हवा में एक हलचल हुई और आर्यन के 8 क्लोन तेजी से एक साथ राक्षस की ओर बढ़े। आर्यन ने फिर से गर्जना की, टोडिंग स्किल। इस तकनीक में भेदन शक्ति थी जो किसी भी अवरोध को पार कर सकती थी। उसके 8 क्लोन तेजी से आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने राक्षस की राक्षसी शक्ति को छुआ, सभी क्लोन चूर चूर हो गए और आर्यन का असली शरीर भी एक बार फिर हवा में उछल गया और दूर जाकर गिर पड़ा। नहीं, उसने कराहते हुए कहा। खून का एक और घूंट उगला और दीवार के सहारे टिक गया। उसके दिमाग में एक हलचल थी, इसकी ये राक्षसी शक्ति एक ढाल की तरह है, मुझे इसका तोड़ ढूंढना होगा। उसी समय उसके मन में एक विचार कौंधा, जंजीर। वो जंजीर जो राक्षस को बांध रही थी, अगर ये जंजीरें ना होती तो शायद राक्षस अब तक वहां से भाग चुका होता। उसने सोचा, क्या ये जंजीर उसकी कमजोरी हो सकती है? चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। आर्यन ने ड्रैगन ब्लेड पर अपनी पकड़ मजबूत की और दीवार में ब्लेड की नोक गड़ाकर जोर से ऊपर की ओर छलांग लगाए। इसी के साथ उसने अपनी ब्लेड को डार्क ड्रैगन गॉड शक्ति और सॉल पॉइजन फायर से भर दिया। फिर जंजीर को पकड़ते हुए उसने उस पर वार किया। उसी समय राक्षस ने गुस्से में अपनी लाल आंखें घुमाई और एक क्रूर दृष्टि से आर्यन की ओर देखा। अगले ही पल आर्यन का पूरा शरीर वापस हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरा। हम राक्षस ने उपहास के साथ कहा, तुच्छ लड़के, तुम इन जंजीरों को काटना चाहते हो? उसकी हंसी में एक ठंडक और क्रूरता का मिश्रण था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह मेरी कमजोरी है? सील शक्ति केवल सील कर सकती है, ये मेरी कमजोरी नहीं है। तुम जैसे कीड़े के लिए मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मैं अजय हूँ। आर्यन ने अपने दांत भींच लिए। उसके मन में हलचल मची हुई थी। राक्षस की बातें उसके हौसले को पूरी तरह से चकनाचूर कर देने वाली थीं। लेकिन तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। राक्षस के सिर के ऊपर एक लाल अंक उभरा, -1। एक HP का नुकसान। कुछ सेकंड बाद एक और क्षति अंक उभरा। आर्यन के मन में तुरंत हलचल मच गई। सॉल पॉइजन फायर, लगता है ये जहर से डरता है। ये ख्याल आते ही उसका उत्साह फिर से जाग उठा, पर जैसे ही उसने राक्षस की HP को देखा, उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। 1 अरब HP, इतनी तो अंधकासुर के पास नहीं थी। आर्यन का दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसका साहस और जोश बढ़ गया। जितना शक्तिशाली दुश्मन उतने ही ज्यादा पॉइंट्स। 1 अरब HP है तो इसे खत्म करने का मजा भी उतना ही होगा। आर्यन ने जोश में चिल्लाते हुए कहा, तबाही मचा दो। और सॉल पॉइजन फायर से लदी ब्लेड के साथ उसने एक और वार किया। उसे फिर से दूर फेंका गया, लेकिन सॉल पॉइजन फायर की वजह से एक और HP का नुकसान हुआ। हर सेकंड में राक्षस की एक HP घट रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे राक्षस को मारने में कई साल लग जाएंगे।
आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अगर केवल एक ही HP प्रति सेकंड घटती रही तो ये काफी नहीं है। सिर्फ इस पर भरोसा करके मैं इसे मारने में सैकड़ों साल लगा दूंगा। मेरे पास इतना समय नहीं है। उसी समय पूर्वज रुद्रदेव की आवाज गूंज उठी, तुम्हें ताकत का गहन अर्थ समझना होगा। सहजभार शक्ति, याद है इसी शक्ति से तुमने त्रिकाल द्वीप के स्वामी को हराया था। अगर तुम इस राक्षस को मारना चाहते हो तो तुम्हें सहजभार शक्ति का असली मतलब समझना होगा। ये राक्षस 1,00,000 साल पुराना है। यहाँ तक कि मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सहजभार शक्ति, ये मैं कैसे करूं? पूर्वज, रुद्रदेव ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, इसे तुम्हें खुद समझना होगा। याद रखना, केवल यही शक्ति इस राक्षस की दबाव शक्ति को तोड़ सकती है। दबाव का गहन अर्थ समझो। मुझे क्या करना होगा, कैसे करूं? आर्यन के माथे पर चिंता की लकीरें थीं। गहन अर्थ समझना इतनी जल्दी संभव नहीं था। 10 या 100 सालों में भी इसे समझ पाना मुश्किल था, और यहाँ तो इसे कुछ ही देर में और राक्षस से बचते हुए समझना होगा, जो और भी कठिन था। आर्यन दीवार के सहारे झुक गया, उसका सिर मानो फटने वाला था। राक्षस ने हंसते हुए कहा, छोटे कीड़े, रुक क्यों गए? जारी रखो। क्या तुमने मुझे खत्म करने की बात नहीं की थी? जल्दी करो और जारी रखो। मुझे यहाँ बहुत खुजली हो रही है। जोर से खरोंचो, हा हा हा। राक्षस ने घृणास्पद हंसी में कहा और साथ ही आर्यन को चिढ़ाने लगा। उसकी शक्तियां अभी भी सील थी। उसका शरीर स्थिर था। अगर वह हिल सकता तो एक उंगली से आर्यन को कुचल सकता था। आर्यन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और मन ही मन सहजभार शक्ति का अर्थ समझने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोचता, उसका दिमाग उतना ही उलझता जा रहा था। वह इसे कैसे समझ सकता था जब उसे खुद ही इसका कोई सुराग नहीं था। आर्यन को सबसे ज्यादा कठिनाई उन्हीं चीजों में होती थी जो उसके दिमाग को झकझोर दें। वह सोचते हुए लगभग पागल हो गया। अचानक आर्यन की आंखों में एक चमक उभरी और वो उत्तेजित होकर बोला, भले ही मैं सहजभार शक्ति का गहन अर्थ इस वक्त ना समझ सकूं, लेकिन मैं एक ऐसी तकनीक को समझ सकता हूं। एक ऐसी कला जो भारी को हल्के की तरह उठा सके। हा हा हा, मानना तो पड़ेगा, मेरा दिमाग सच में तेज है। आर्यन के दिल में जोश उमड़ पड़ा। उसे एक कला का विचार आ गया था जिसे उसने सिंह परिवार की एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था, अचल ब्लेड। राक्षस को आर्यन की बात समझ नहीं आई, पर उसके उत्तेजित चेहरे को देख उसे मन ही मन एक अजीब सी आशंका होने लगी। ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह मुझसे डरता नहीं बल्कि और भी जोश में आता है। ये लड़का साधारण नहीं है, लेकिन चाहे कितना भी असाधारण हो, मैं इसे अपने हाथ से मसल दूंगा। राक्षस के शरीर में उसकी शक्ति लगातार सील तोड़ने के प्रयास में थी। वो जल्द से जल्द मुक्त होना चाहता था। 1 घंटा बीत गया। आर्यन अभी भी अचल ब्लेड कला को समझने में लगा हुआ था। 2 घंटे बीते, फिर 3 घंटे बीते। उसके दिमाग में लगातार अचल ब्लेड के वारों का चित्रण होता रहा। उसका पूरा ध्यान इसे समझने में लगा हुआ था। उसकी 200% समझ क्षमता अपने चरम पर थी। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया। चौथे दिन आर्यन की आंखें अचानक खुलीं। उसी पल सिस्टम की एक आवाज गूंजी। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। आर्यन, बधाई हो, तुमने एक नई स्किल अचल ब्लेड तकनीक को समझा है। तुम्हें 100 XP पॉइंट्स, 100 ट्रियू एनर्जी पॉइंट्स, 100 सिस्टम पॉइंट्स और एक विशेष इनाम मिला है। आर्यन ने लंबी सांस लेते हुए अपने भीतर की नई ऊर्जा को महसूस किया और खुशी से भर उठा। आखिरकार मैंने इसे समझ ही लिया। 4 दिन से उसके दिमाग में बस अचल ब्लेड तकनीक का दृश्य छाया हुआ था, जैसे सिर फटने की कगार पर हो। अब जाकर उसकी मेहनत रंग लाए और उसे अंततः सफलता मिली। उसी समय एक जंजीर टूटने की आवाज के साथ सील शक्ति में एक दरार आई। पिछले 4 दिनों में 130 जंजीर टूट चुकी थी और हर एक पहले से अधिक तीव्रता से टूटी थी। जबकि आर्यन अचल ब्लेड तकनीक समझ रहा था, राक्षस भी लगातार सील को तोड़ने में जुटा था। राक्षस ने धीरे से कहा, लगता है छोटे लड़के, तुमने कुछ समझ लिया है। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ जोड़ा, लेकिन अब तुम्हें नर्क भेजने का समय आ गया है। इतना कहते ही उसने अपनी एक भुजा जंजीर में लपेटी और आर्यन की ओर फेंक दी। हा हा हा, हवा में जंजीर की तेज रगड़ से चिंगारियां निकल रही थीं, मानो दर्जनों आग के सर्प आर्यन पर हमला करने जा रहे हों। ये शक्ति बेहद भयानक थी। उसी समय आर्यन ने अपनी कमर झुका ली और तेजी से आगे की ओर झपटा। जैसे ही राक्षस ने हमला किया, आर्यन ने भी कदम बढ़ाया। नरक उबाव है, अभी अभी लौटा हूं, क्या तुम देखना चाहोगे? आर्यन ने एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। लेवल 4 की सोलस्टम तकनीक 16 गुना शक्ति के साथ उसकी गति और भी तेज हो गई। उसने राक्षस के वारों का मुकाबला करने की जगह सीधे उसकी ओर बढ़ने का फैसला किया। उसकी ऊर्जा बहने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
जैसे ही ड्रैगन स्लेयर उसके हाथ में आया, उसे एहसास हुआ कि उसका वजन, जो 1,03,000 किलो था, अब पंख जितना हल्का महसूस हो रहा था। शायद ये अचल ब्लेड तकनीक के कारण था। राक्षस ने इस बदलाव को महसूस करते हुए आर्यन की ओर देखा। उसे कुछ विचित्र लगा, लेकिन उसने उपेक्षा भरी हंसी के साथ कहा, 4 दिनों का परिणाम इतना कमजोर? ये तो बहुत कमजोर है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसके शरीर पर एक विस्फोट हुआ। उसके शरीर के चारों ओर जलती आग की लपटें थोड़ी फीकी पड़ गई। पूरा सीलिंग क्षेत्र कांप उठा, मानो कोई तेज भूकंप आ गया हो। 82,32,222। आर्यन के इस हमले ने उसे 80 लाख HP का नुकसान पहुंचाया था। तुम कीड़े! राक्षस का गुस्सा बढ़ गया। वो दबाव शक्ति में महारत हासिल किए हुए था, कोई भी इतनी आसानी से उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता था। पर जब आर्यन ने अचल ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया तो वह उसे ठीक से समझ भी नहीं पाया और देखते ही देखते उसने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया था। गुस्से में उसने एक बार फिर से अपनी शक्ति बढ़ाई और 3 जंजीर एक के बाद एक टूट गईं। उसके 100 मीटर ऊंचे विशाल शरीर ने जंजीरों को लपेटकर अपने हाथ में पकड़ लिया और उनसे आर्यन पर जोर से वार किया। 80 लाख का नुकसान! आर्यन का दिल उत्साह से उछलने लगा। उसकी आंखों में साहसिक भावना चमकने लगी और उसने जंजीरों में लिपटी मुट्ठी की ओर देखा, जो आसमान से उसकी ओर आ रही थी। लेकिन उसने ना तो बचने की कोशिश की और ना ही रोकने की। सीधे आगे बढ़ते हुए उसने कहा, चलो देखते हैं कि तुम्हारी दबाव शक्ति मजबूत है या फिर मेरी अचल शक्ति। आर्यन के दिल में एक उबाल आया। उसकी अचल ब्लेड तकनीक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। वो प्रचंड गति से उस विशाल मुट्ठी की ओर दौड़ा और ड्रैगन ब्लेड से जोरदार वार किया। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, पृथ्वी और आकाश हिल उठे। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो, हर दिशा में अंधेरा छा गया। लहरें फूट पड़ीं और आर्यन दीवार से टकराकर दूर जा गिरा। खून का फव्वारा उसके होंठों से निकला, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी निर्दयता और उत्तेजना से भरी हुई थी। राक्षस ने पागलपन में हंसते हुए कहा, छोटे कीड़े, तुम मुझसे ताकत में मुकाबला करने का दुस्साहस करते हो, अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। आर्यन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? अपने हाथों को देखो। राक्षस की 4 मोटी अंगुलियों पर अचानक दरार उभर आई और उनके जोड़ फट गए। उंगलियां, जो किसी इंसान जितनी मोटी थीं, कट कर गिर पड़ीं। हा, मजा आया। आर्यन ने ठहाका लगाया। राक्षस दर्द में चीख उठा। उसकी मजबूत दबाव शक्ति भी कमजोर पड़ गई और जो सीलिंग चिन्ह थे वो भी फीके पड़ने लगे। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। मुझे इसे जितना जल्दी हो सके मारना ही होगा, नहीं तो। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। शक्ति के मामले में 10 आर्यन भी उस विशाल राक्षस के सामने कुछ नहीं थे। यहाँ तक कि अगर उसने अचल ब्लेड तकनीक में महारत भी हासिल कर ली होती तो भी परिणाम एक जैसा होता। अगर राक्षस को सील न किया गया होता तो आर्यन के पास जीतने की रत्ती भर संभावना नहीं होती। ये राक्षस लाखों वर्षों पुराना एक इमोर्टल राक्षस था। उसे मारना आसान नहीं था, नहीं तो उसे सील न किया गया होता। आर्यन के मन में एक डर उमड़ा, सील टूटने से पहले ही इसे मारना होगा, नहीं तो ये मुझे खत्म कर देगा। अचल ब्लेड तकनीक, और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। राक्षस ने गुस्से में भरकर अपने शरीर की आग से एक प्रबल शक्ति बनाई और गहरी आवाज में कहा, देखता हूं तुम कब तक टिक पाते हो। दोनों शक्तियां फिर से भिड़ गईं। राक्षस को फिर से कई लाख HP का नुकसान हुआ। वहीं आर्यन एक बार फिर हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। फिर से आर्यन ने अपने शरीर के दर्द की परवाह किए बिना एक पागल की तरह फिर से राक्षस की ओर दौड़ लगाए। बार बार वो हवा में उछलता, दीवार से टकराता और फिर से खड़ा होकर उसकी ओर भागता। ये सिलसिला दर्जनों बार चला। राक्षस उसकी दृढ़ता से अचंभित हो गया था। हजारों में से कुछ ही जंजीरें बाकी रह गई थीं और राक्षस का शरीर अब जख्मों से लथपथ था। खून से लथपथ उसकी आंखें आर्यन पर टिकी और उसने पूछा, क्यों? वो खुद भी नहीं जानता था कि यह क्यों क्या है। आर्यन भी खून से नहाया हुआ था। उसने उत्साह भरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। आर्यन फिर से दौड़ा। राक्षस भी अब अपने पूरे गुस्से के साथ वार करने लगा। जब सारी जंजीरें टूट गईं, तो राक्षस ने अपनी हथेलियों को मिलाकर एक मुक्का बनाया और उसे आर्यन पर दे मारा। अमर महल, गुप्त कक्ष में बुर्जुग सर्गेश्वर का चेहरा गंभीर हो गया। ये बहुत बुरा हुआ, राक्षस ने सील तोड़ दी है। वहीं आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, या तो तू मरेगा या मैं। उसने एक उग्र चीख निकाली जब उसने विशाल राक्षस को सील तोड़ते और अपनी प्रचंड शक्ति के साथ हमला करते देखा। उसकी चेतना कांप गई और उसके मन की गहराइयों में भूचाल आ गया। वो दबाव असहनीय था। हालांकि आर्यन का उसूल था, अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं बस उसे खत्म कर दूंगा। आकाश में ऊंची छलांग लगाते हुए आर्यन की आंखों में एक चमक आए। सुपर डेविल स्नेक आए। नागन्या और घोस्ट संप्रदाय के डेविल सम्राट की शक्ति के सम्मिलन से उत्पन्न शक्ति को आर्यन ने प्रकट किया। उसी समय राक्षस थोड़ी देर के लिए पत्थर में बदल गया और इसी थोड़ी सी झलक का फायदा उठाते हुए आर्यन ने अपनी ब्लेड से एक जोरदार वार किया।
यह आर्यन का आखिरी वार था। अगर राक्षस नहीं मरा तो आर्यन की मृत्यु तय थी। राक्षस की आंखें सदमे में उभरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना शरीर क्यों नहीं हिला पा रहा है। अब मरो। आर्यन की तलवार नीचे गिरी। अचल ब्लेड की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और जैसे ही उसका वार राक्षस के शरीर से टकराया, उसके शरीर पर जलती आग बुझ गई और एक सफेद रोशनी उसके शरीर के आर पार हो गई। आर्यन आसमान से गिरा और किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। राक्षस के चेहरे पर अचंभित भाव था। उसने आर्यन को देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो अचानक से पूछ बैठा। आर्यन ने कंधे उचकाकर कहा, क्या ये जरूरी है? राक्षस ने कहा, जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम याद रखना चाहता हूँ। अगर अगली बार मौका मिला तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। आर्यन हंसते हुए बोला, आर्यन सिंह। ये सुनते ही राक्षस का चेहरा बदल गया। वो हंसा और बुदबुदाया, सिंह वंश से कोई? हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिंह वंश का कोई मेरे सामने आएगा। क्या तुमने मुझे 2.8 लाख साल के लिए केवल मुझे मारने के लिए सील कर दिया था? क्या ये तुम्हारी ही योजना है? वो राक्षस जैसे पागल हो गया था। वो आकाश की ओर देखकर गरजने लगा, लेकिन उसी समय उसके शरीर से दरारों की आवाज आई और उसने एक बड़ी मात्रा में खून उगल दिया। उसकी एचपी तुरंत 0 पर पहुंच गई। राक्षस का विशाल शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी आंखें आर्यन की ओर घूरती हुई बंद हो गईं और अंतिम शब्दों में उसने निराशा से कहा, सिंह वंश का कोई? आर्यन ने लंबी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और खुश होकर कहा, स्ट्राइकिंग मूल्य जारी करो। आर्यन, बधाई हो, तुमने एक प्राचीन राक्षस दानुज को मारा है। तुम्हें 8500000 एक्सपी पॉइंट्स, 15 लाख ट्रियो एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें राक्षसी दानुज ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हैं? बधाई हो आर्यन, तुम्हें सहजभार शक्ति का गहन अर्थ प्राप्त हुआ है। क्या तुम इसे कल्टीवेट करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें राक्षसी हाथ प्राप्त हुए हैं। क्या तुम इन्हें फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें दानुज दिल प्राप्त हुआ है। क्या तुम इसे फ्यूज करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें मूनशैडो स्वॉर्ड का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें प्राचीन राक्षस दानुज प्राप्त हुआ है। क्या तुम इसे रिफाइन करना चाहते हो? सिस्टम पागल की तरह लगातार बज रहा था। आर्यन ने बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया और अपने एक्सपी पॉइंट्स की लंबी कतार पर नजर डाली और एक हंसी के साथ बोला, हा 90 करोड़, अब बस मुझे 10 करोड़ पॉइंट्स और चाहिए, फिर मैं एक आत्मवीर बन जाऊंगा, हा। उसी समय सिस्टम की आवाज एक बार फिर से गूंजी, राक्षसी दानुज ब्लडलाइन को ड्रैगन स्लेयर ने निगल लिया है। इसके तुरंत बाद ड्रैगन स्लेयर एक तेज रोशनी में चमक उठा और उसकी ब्लेड पर दबाव लपटें भड़क उठीं। उसी समय सिस्टम की एक और आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, तुम्हें प्राचीन राक्षस दानुज को मारने पर विशेष इनाम मिला है। तुम अपनी किसी भी डेविल स्किल पर महारत हासिल कर सकते हो, कृपया चयन करें। ये सुनकर आर्यन ने 1 सेकंड तक सोचा, फिर कहा, अचल ब्लेड तकनीक। बधाई हो आर्यन, तुमने अचल ब्लेड तकनीक पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। आर्यन ने एक बार फिर सांस ली और बाकी की चीजों को देखा। राक्षसी दानुज ब्लडलाइन को पहले ही ड्रैगन स्लेयर ने निगल लिया था। राक्षसी हाथ को फ्यूज करो। इसके तुरंत बाद आर्यन के दोनों हाथों में एक शक्ति की लहर दौड़ गई और पल भर में उसकी भुजाएं लोहे की तरह मजबूत बन गई। वो अपने हाथों में एक अद्वितीय ताकत महसूस कर सकता था, जैसे उसके हाथ राक्षस के हाथ हो। दानुज दिल को फ्यूज करो। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी शारीरिक शक्ति का स्तर बढ़ गया है। वर्तमान डेविल बॉडी स्तर लेवल 3। पल भर में आर्यन का डेविल शरीर पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। फिर आर्यन ने सहजभार शक्ति के गहन अर्थ पर नजर डाली। कल्टीवेट करो। जैसे ही सहजभार शक्ति उसके दिमाग में आए, उसका मन कांप उठा। स्किल सहजभार शक्ति स्तर सुप्रीम स्टेज। उपयोग 500,000 ट्रियो एनर्जी पॉइंट्स। समय 5 घंटे। विवरण, इसमें सब कुछ भेदने की शक्ति है। दबाव को तोड़ना इसकी शक्ति है, वध करना इसका अंत है और किसी भी कवच की रक्षा को भेद सकती है। किसी भी कवच की रक्षा को भेद सकती है। कमाल है। आर्यन का दिल उत्तेजना से भर गया। पार्थ, तुम्हारे पास दिव्य कवच है ना? ये सहजभार शक्ति तुम्हारे लिए ही तैयार है। मूनशैडो स्वॉर्ड का टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा है। पिछली बार अंधकासुर को मारने पर उसे एक टुकड़ा मिला था। इस बार प्राचीन राक्षस को मारने के बाद वो सोचने लगा, ऐसा लगता है कि यह स्वॉर्ड जल्द ही मेरी होने वाली है। वैसे भी मेरे पास इसको बनाने का खाका है। जैसे ही मुझे सारे टुकड़े मिल जाएंगे, मैं इस मूनशैडो स्वॉर्ड को बना सकता हूँ, हा। फिर उसने अंतिम चीज पर नजर डाली। प्राचीन राक्षस दानुज मिला है। इसका क्या मतलब है? मैंने तो इसे मार दिया था, फिर ये दोबारा क्यों दिख रहा है? खैर, अगर ये मुझे मिला है तो इसका कुछ तो मतलब होगा। ये सोचते हुए आर्यन ने अपने दिल में कहा, रिफाइन करो।
उसी पल उसकी स्पेस रिंग से एक वस्तु बाहर निकल आई जो एक छोटी सी इमारत जैसी थी। यह क्या है? आर्यन ने सिस्टम में देखा कि यह 18 स्तरीय नर्क थी जो उसे अंधकासुर को मारने पर मिली थी। लेकिन तब उसने सोचा था कि यह जीवन मृत्यु की किताब और न्याय कलम की तरह बेकार होगी, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में काम आएगी। ये अगर मैंने 18 स्तरीय नर्क को सक्रिय कर दिया तो क्या पूरे पाताल लोक में अराजकता नहीं मच जाएगी? हाँ, आर्यन पागलों की तरह हंसा। 18 स्तरीय नर्क टूटे हुए रूप में थी, इसलिए आर्यन इसकी विशेषताओं को नहीं देख सकता था। जैसे ही ये बाहर निकली, ये सीधे प्राचीन राक्षस के शरीर पर आ गिरी और उसी समय एक सफेद रोशनी उसके ऊपर फैल गई जो प्राचीन राक्षस को ढक रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे प्राचीन राक्षस दोबारा जीवन में आ गया हो। वो अचानक खड़ा हो गया। ये देखकर आर्यन इतना डर गया कि लगभग उसकी सांस रुक गई। अगर वो उस पर फिर से हमला करता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन एक नाटकीय दृश्य हुआ। प्राचीन राक्षस दानुज ने अचानक एक घुटने पर झुकते हुए आर्यन के सामने श्रद्धा से कहा, मालिक। सिर्फ एक शब्द। आर्यन दंग रह गया। उसका गला सूख गया, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा हो। उसने धीरे से पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? दानुज ने आदरपूर्वक फिर से कहा, मालिक। मैं? वाह वाह वाह, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हा। आर्यन का खून खौल रहा था और उसकी हर कोशिका में उत्साह उमड़ पड़ा। अब उसे समझ आ गया कि राक्षस को रिफाइन करने से क्या मतलब था। वास्तव में उसके लिए ये कमाल की चीज थी। होती भी क्यों ना, एक लाखों वर्षों पुराना राक्षस उसे मालिक कह रहा था। क्या ये कोई आम बात थी? आर्यन अभी भी बहुत उत्तेजित था। उसके लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। इस प्राचीन राक्षस दानुज की शक्ति बेमिसाल थी। अगर वह इसे स्वर्ग संप्रदाय में ले जा सके, इस बारे में ख्याल आते ही वह क्रूरता से हंस पड़ा। हा। वहीं अमर महल हिल उठा। वादान को छोड़कर अमर महल के सभी 18 एल्डर्स महल में पहुंचे। बुर्जुग सर्गेश्वर पहले से ही अमर महल में मौजूद था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत उत्तेजना थी। वो आ गया। डिमन स्लेयर प्रकट हो चुका है। बुर्जुग सर्गेश्वर का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। जैसे ही राक्षस दानुज मरा, उसे पता लग गया था। 4 दिन पहले जागृत हुआ प्राचीन राक्षस जो अब मर चुका था। इसमें कोई शक नहीं था कि उसे मारने वाला डीमन स्लेयर था। इसी बात की खुशी बुर्जुग सर्गेश्वर के चेहरे पर देखी जा सकती थी। बुर्जुग सर्गेश्वर को बधाई। जिस डीमन स्लेयर का हम इतने वक्त से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो प्रकट हो चुका है। संसार में आने वाला संकट अब दूर हो सकता है। सही कहा, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पहला डीमन स्लेयर दक्षिणी तरंग महाद्वीप में प्रकट होगा। ये बहुत ही अविश्वसनीय है। इस अवधि में वे लगातार प्रतिभाशाली शिष्यों की खोज में लगे हुए थे। डीमन स्लेयर को ढूंढने के लिए सप्तचर्क महाविद्यालय ने भी अपने सभी दूत भेजे थे। हालांकि कोई भी दूत दक्षिणी तरंग महाद्वीप में नहीं गया था। इसकी वजह यह थी कि 5 महान क्षेत्रों में से दक्षिणी तरंग महाद्वीप सबसे कमजोर था। यहाँ तक कि वहाँ के एक सर्व सम्राट और एक अग्रवीर का अस्तित्व भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में बेहद कमजोर माना जाता था। फिर डीमन स्लेयर जैसा एक शक्तिशाली अस्तित्व वहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? ये सोचकर उन्होंने दक्षिणी तरंग महाद्वीप को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था। हालांकि किसी ने यह नहीं सोचा था कि पहला डीमन स्लेयर वास्तव में दक्षिणी तरंग महाद्वीप में प्रकट होगा, जो उनकी नज़र में सबसे बेकार स्थान था। कुछ एल्डर्स ने अपने दिल में अफसोस जताते हुए कहा, हाय काश मैंने पहले ही दक्षिणी तरंग महाद्वीप का रुख किया होता। अगर मुझे डीमन स्लेयर मिल जाता तो बुर्जुग सर्गेश्वर से मुझे इनाम मिलता। उस समय हाय। तभी एक एल्डर ने कहा, वादान 4 दिनों पहले वहां गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो शिष्य उसी को मिला हो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे ही एल्डर वादान ने दक्षिणी तरंग महाद्वीप में प्रवेश किया, राक्षस का पतन हो गया। ये मामला निश्चित रूप से उनसे संबंधित होना चाहिए। शायद वो वही शिष्य है जिसे उन्होंने चुना। आप ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है वो किसी और शिष्य द्वारा मारा गया हो, एक और एल्डर ने कहा। अरे एक बार सोचो, दक्षिणी तरंग महाद्वीप में पिछले 100 वर्षों में कोई भी शिष्य सप्तचर्क महाविद्यालय की परीक्षा तक पास नहीं कर पाया। फिर एल्डर वादान द्वारा चुने गए शिष्य के अलावा और कौन हो सकता है? पहले वाले एल्डर ने जवाब दिया, प्राचीन सम्राट की 9वीं श्रेणी की ब्लड लाइन। यह कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है कि एल्डर वादान द्वारा चुने हुए शिष्य ने ही उस राक्षस को मारा है। वही इकलौता डीमन स्लेयर है। एक एल्डर ने पहले वाले की बात से सहमत होते हुए कहा, क्या ये किसी और के होने की संभावना नहीं है? मुझे तो लगता है कि यह सिंह वंश का कोई होगा। दक्षिणी तरंग महाद्वीप सिंह वंश का जन्मस्थान है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सिंह वंश का इतिहास कितना मजबूत रहा है। एल्डर व्यासदेव, आपने खुद कहा कि यह सिंह वंश का अतीत था, लेकिन अब क्या? सिंह वंश ने एक त्रासदी झेली जिसने उनके हजारों योद्धाओं को निगल लिया। उसके बाद तो सिंह वंश कभी उभरा ही नहीं। यहाँ तक कि उनमें से अब दुर्लभ रूप से ही कोई ड्रैगन ब्लड को 90% तक सक्रिय कर पाता है।
सिंह वंश का सामर्थ्य दिन बाद दिन घटता जा रहा है और वे अब एक साधारण परिवार बनकर रह गए हैं। एल्डर व्यासदेव के चेहरे पर एक गहरी निराशा छा गई। सिंह वंश का अतीत वास्तव में गौरवशाली था, लेकिन अब वर्तमान में उनके वंश में कितने लोग उस गौरव को याद भी रखते हैं? शायद सभी इसे भूल चुके थे। उसी समय बुर्जुग सर्गेश्वर ने हल्के से खांसा और कहा, मैंने आप सबको यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि यह सुनने के लिए बुलाया है कि आप लोगों का डीमन स्लेयर के बारे में क्या ख्याल है और इसके लिए आप लोग क्या व्यवस्थाएं करना चाहते हैं। जहाँ तक डीमन स्लेयर का सवाल है, मैं इस विषय की जांच के लिए किसी को भेजूंगा। सच कहूँ तो बुर्जुग सर्गेश्वर का दिल भी पहले वाले की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। उन्हें भी यही लग रहा था कि दक्षिणी तरंग महाद्वीप में प्रकट हुआ डीमन स्लेयर वादान के शिष्य का चुना हुआ शिष्य पार्थ है। प्राचीन सम्राट की ब्लडलाइन का आशीर्वाद वाकई साधारण नहीं था। बुर्जुग सर्गेश्वर, मेरा सुझाव है कि हम उसे तुरंत सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रशिक्षण के लिए लाएं। डीमन स्लेयर के प्रकट होने से निश्चित रूप से अन्य राक्षसों में मारने की इच्छा जागृत होगी। हमें उसे अच्छे से सुरक्षा देनी होगी। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ, पर सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रशिक्षण देना काफी कम है। मेरा सुझाव है कि उसे महल में किसी गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द प्रगति कर सके। यह अच्छा सुझाव है। उसी समय एल्डर व्यासदेव ने धीमे से कहा, मैं सहमत नहीं हूँ। सभी ने एक साथ उनकी ओर देखा। एल्डर व्यासदेव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, राक्षस अब पुनः प्रकट हो चुके हैं और डीमन स्लेयर भी। हमें उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे विभिन्न अनुभवों से गुजरने देना चाहिए ताकि उसका स्वभाव और अधिक दृढ़ हो सके और उसकी ताकत और मजबूत हो। सुरक्षा देना जरूरी नहीं, आखिरकार वो डीमन स्लेयर हैं, न कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। एक एल्डर ने तुरंत कहा, एल्डर व्यासदेव, आपकी सोच हमेशा हमसे अलग क्यों होती है? ये सही है कि उसने अभी एक राक्षस को मारा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर राक्षस को अकेला मार सकता है। उसे हमारी सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है ताकि दूसरे राक्षस उसे पहचान न सकें। अगर वो मारा गया तो क्या होगा? क्या आप इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं? ये सही है। एक और एल्डर ने सहमति में कहा, अगर हमने डीमन स्लेयर को खोज लिया है तो हमें उसे अच्छे से सुरक्षा देनी चाहिए और उसे और ताकतवर होने देना चाहिए। जब उसके पास पूर्ण शक्ति होगी तब उसे बाहर भेजना बेहतर होगा, है ना? एल्डर व्यासदेव, सच में मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आप उस डीमन स्लेयर को मरते देखना चाहते हैं? एल्डर व्यासदेव तर्कों के साथ जवाब दे रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि बुर्जुग सर्गेश्वर भी। डीमन स्लेयर के प्रकट होने से सभी अत्यंत उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखने लगी थी और यही कारण था कि वे उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। अंत में बुर्जुग सर्गेश्वर हल्के से खांसे और कहा, एल्डर शर्भंग, तुरंत मेरे साथ दक्षिणी तरंग महाद्वीप चलो। हमें डीमन स्लेयर की सुरक्षा करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे कोई हानि ना पहुंचे। एल्डर शर्भंग ने एक कदम आगे बढ़कर दृढ़ता से कहा, शिष्य आदेश का पालन करेगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बुर्जुग सर्गेश्वर ने हल्के से कहा, चलो। एल्डर शर्भंग एक रोशनी में बदलकर क्षितिज में गायब हो गए। एल्डर व्यासदेव कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बुर्जुग सर्गेश्वर ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, आप सभी लोग वापस जाएं। एक डीमन स्लेयर पर्याप्त नहीं है, आप सभी और लोगों को खोज में भेजें। अगले वर्ष सप्तचर्क महाविद्यालय भी अपने नामांकन का विस्तार करेगा। हमें सभी डीमन स्लेयर को खोजना होगा। सभी एल्डर्स ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, शिष्य आदेश का पालन करेंगे। इसके बाद बुर्जुग सर्गेश्वर भी एक रोशनी में बदलकर गायब हो गए। अमर महल में एल्डर्स ने व्यासदेव पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। कुछ लोग वाकई खुद को बहुत समझदार समझते हैं। वो सच में अपने आप को इतना काबिल मानते हैं। उन्हें यकीनन जलन है कि एल्डर वादान ने एक डीमन स्लेयर को खोज लिया और इसी कारण नफरत में उसे मारना चाहते हैं। ऐसी जलन वाकई शर्मनाक है। एल्डर व्यासदेव ने इन बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी राय पर दृढ़ता बनाए रखी। दूसरी ओर आर्यन ने खाली पड़े ध्वनि संप्रदाय की ओर देखा और सोचा, वो सभी शायद स्वर्ग संप्रदाय में गए होंगे। नए साल की पूर्व संध्या थी, सिर्फ एक दिन बाकी था महासभा के शुरू होने में। इस समय स्वर्ग संप्रदाय हजारों संप्रदायों के पूजनीय केंद्र में था और वहां का वातावरण अत्यधिक भव्य था। कुछ साल पहले हुई विश्वकोर्प महासभा की तुलना में यह आयोजन कई गुना भव्य और विशाल था। दृश्य देखने लायक था, विस्तृत और शानदार। स्वर्ग संप्रदाय ने भी दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित संप्रदाय के रूप में अपने रुतबे को साबित कर दिखाया था। पर्वत के प्रवेश द्वार से लेकर उसकी ऊंचाई तक हरोर योद्धा बारीकी से तैनात थे। चाहे बात आवास, खान पान, वस्त्र या परिवहन की हो, हर व्यवस्था बेजोड़ थी। इस आयोजन का स्तर विश्वकोर्प महासभा से 10 गुना अधिक था। हालांकि चाहे कोई दक्षिणी तरंग महाद्वीप का प्रथम श्रेणी का परिवार हो, कोई राजवंश या कोई छोटा मोटा संप्रदाय, सभी ने बहुमूल्य उपहारों की झड़ी लगा दी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस महासभा के माध्यम से स्वर्ग संप्रदाय ने बहुत लाभ अर्जित किया था। प्राप्त हुए आत्मिक पत्थरों का ढेर ही इतना बड़ा था कि स्वर्ग संप्रदाय के शिष्य कई वर्षों तक साधना
कर सकते थे, और यह उन अनमोल उपहारों को गिनाए बिना था जो बड़े संप्रदायों द्वारा भेजे गए थे। हा, घोड़ा पछाड़ संप्रदाय, स्वागत है। स्वर्ग महल के प्रवेश द्वार पर सम्राट हृदेश लगभग 20 महिलाओं के साथ सबका स्वागत कर रहे थे। सम्राट हृदेश, बधाई। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपका बेटा पार्थ स्वर्ग संप्रदाय का ही नहीं बल्कि पूरे तरंग महाद्वीप का पहला आत्मवीर बन जाएगा। सच में वो असली वीरों का शिरोमणि है। सम्राट हृदेश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी कृपा है। अरे सम्राट कालीचरण, स्वागत है। पूरे 10 दिनों तक लोग बधाई देने का सिलसिला बनाए हुए थे। सम्राट हृदेश भी उनका अच्छे से स्वागत कर रहे थे। ये 10 दिन सम्राट हृदेश के जीवन के सबसे सुखद पल थे, क्योंकि हर कोई उनके प्रति अत्यधिक सम्मान प्रकट कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया हो। ये सब स्वर्ग संप्रदाय की वर्तमान ऊंचाइयों के कारण था। आखिर वो अब केवल स्वर्ग संप्रदाय का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप का स्वामी था। उसका बेटा पार्थ आत्मवीर स्तर पर पहुंच चुका था और उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। साथ ही सप्तचर्क महाविद्यालय के एल्डर्स ने पुष्टि कर दी थी कि उसका बेटा विशेष प्रवेश छात्र के रूप में विद्यालय में शामिल हो सकता था। बस इतना ही नहीं बल्कि संभवतः अमर महल के एक एल्डर द्वारा चुना जा सकता था और एक सच्चा शिष्य बन सकता था। ये कैसी महान उपलब्धि थी। उसकी सोच में वो पहले ही दक्षिणी तरंग महाद्वीप का अधिपति बन चुका था और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रात के समय सैकड़ों संप्रदाय प्रमुख, कुल प्रमुख और कुलपति वहां एकत्रित थे। हृदेश उच्च आसन पर बैठा हुआ था और उसने अपनी मदिरा का प्याला उठाते हुए कहा, आप सभी का हमारे स्वर्ग संप्रदाय में स्वागत है और आज यहाँ जो भी हैं वो मेरे मित्र हैं। इसी के साथ सबने अपने प्याले उठाए और एक घूंट में खाली कर दिए। हा, हृदेश ने अपने प्याले का घूंट लेते हुए जोर से ठहाका लगाया। एक संप्रदाय प्रमुख ने पूछा, सम्राट हृदेश, कल की महासभा में क्या युवराज पार्थ उपस्थिति देंगे? हा, युवराज पार्थ का आगमन हो चुका है। अब कौन उनका सामना कर सकेगा? सभी दया की याचना करेंगे। सही कहा, 23 वर्षीय आत्मवीर स्तर का योद्धा हमारे पूरे महाद्वीप में वास्तव में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। सुना है कि युवराज पार्थ को सप्तचर्क महाविद्यालय द्वारा विशेष रूप से भर्ती किया गया है। क्या ये सत्य है? सप्तचर्क महाविद्यालय वह तो योद्धाओं का पवित्र स्थान है। पिछले 100 वर्षों में हमारे महाद्वीप से कोई भी वहां की परीक्षा पास नहीं कर पाया है। सप्तचर्क महाविद्यालय में प्रवेश करना स्वर्ग तक पहुंचने से भी कठिन है। सभी ने चर्चाएं शुरू कर दी। उनकी चर्चा सुनकर हृदेश बहुत खुश था और उसने कहा, कल की महासभा में युवा शिष्यों की प्रतियोगिता भी होगी। युवराज पार्थ भी स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लेंगे, पर यह एक शालीन प्रतिद्वंद्विता होगी और जीवन मृत्यु का संघर्ष नहीं होगा। आप सभी निश्चिंत रहें जहां तक सप्तचर्क महाविद्यालय की बात है। उसने अपनी बात को हल्का सा विराम दिया। अब सभी का ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो चुका था और सभा में अचानक से सन्नाटा छा गया था। हृदेश इस पल में ध्यान का केंद्र बनने का आनंद उठा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो सुना है वह सत्य है। पार्थ को सप्तचर्क महाविद्यालय के उच्च एल्डर्स ने विशेष रूप से चुना है और अगले वर्ष विद्यालय के उद्घाटन पर उसे प्रवेश मिलेगा। ये सुनते ही पूरे हॉल में खलबली मच गई। अतीत में ये केवल एक अफवाह थी, पर अब हृदेश ने इसकी पुष्टि कर दी थी, जिससे सभी अत्यधिक चकित थे। युवराज पार्थ का नाम वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। ये हमारे दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सौभाग्य है। भविष्य में वो निश्चित ही हमारे महाद्वीप का मान बढ़ाएंगे। असंख्य प्रशंसाएं गूंज उठीं। हृदेश अपने आप में बेहद खुश था। उसी पल एक योद्धा हड़बड़ाता हुआ हॉल में दौड़ता आया और एक घुटने पर झुककर बोला, सम्राट। वो कुछ घबराया हुआ लग रहा था। हृदेश ने धीरे से कहा, अगर कुछ कहना है तो कहो। शिष्य ने अपने चारों ओर बैठे सैकड़ों संप्रदाय प्रमुखों की ओर देखा और हिचकिचाया। हृदेश की आवाज भारी हो गई, बोलो। जी, योद्धा ने कहा, अभी अभी खबर मिली है कि रक्तशोधन संप्रदाय में नरसंहार हुआ है और वहां हमारे स्वर्ग संप्रदाय के जितने भी योद्धा थे सबको मार दिया गया है। क्या? हृदेश अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आए और उसने ठंडे स्वर में पूछा, किसने किया? शिष्य ने कहा, 3 लोगों ने। उनमें से 2 आर्यन के अनुचर हैं और तीसरा एक बच्चा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। आर्यन? हृदेश ने भौहें तान ली और उसके शरीर से प्रचंड क्रोध की लहरें निकलने लगीं। उसी समय एक और योद्धा भागता हुआ हॉल में आया और बोला, सम्राट को सूचित करता हूँ, खूनी सागर संप्रदाय का भी नरसंहार कर दिया गया है और स्वर्ग संप्रदाय के हमारे सभी योद्धा मारे गए हैं। सम्राट, खूनी पहाड़ी संप्रदाय का भी नरसंहार हो चुका है और हमारे सभी लोग मारे गए। 3 लगातार बुरी खबरों ने हृदेश को बुरी तरह खफा कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की छाया गहरी होती गई। आर्यन, तू कुत्ते, मुझे लगता है कि तुझे जीने का शौक नहीं रहा। हृदेश की आवाज में असीम गुस्सा झलक रहा था। हॉल में मौजूद संप्रदाय प्रमुखों में से एक तत्काल खड़ा हो गया और बोला, सम्राट हृदेश, मेरा मंजादू संप्रदाय अगुवाई करने के लिए तैयार है। हम निश्चित रूप से इस आर्यन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
सम्राट हृदेश, हमें आदेश दें, मेरा हरिपत्ती संप्रदाय तुरंत सिंह साम्राज्य की ओर कूच करेगा और उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। सम्राट हृदेश, हम भी तैयार हैं। एक के बाद एक सभी अपनी निष्ठा जताने लगे। हृदेश ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, एक मामूली आर्यन, वो एक मक्खी की तरह है जो सिर्फ कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। कल महासभा है और ये राजकुमार पार्थ के विवाह का दिन भी है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो और क्या चाल चल सकता है। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, कोई है? जी, यहाँ। एक बुजुर्ग बाहर आया। हृदेश ने कहा, सिंह परिवार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखो, वे पहाड़ की तलहटी पर हैं, है न? उन्हें कल के विवाह में आमंत्रित करो। मैं चाहता हूं कि वे अपनी आंखों से आर्यन को मरते हुए देखें। अगले दिन सुबह मेघा के आंगन में तारा तेजी से अंदर आए और बोली, बड़ी बहन, रक्तशोधन संप्रदाय, खूनी समुद्री संप्रदाय और खूनी पहाड़ी संप्रदाय में मौजूद हमारे स्वर्ग संप्रदाय के सभी योद्धाओं को मार दिया गया है। ये शायद आर्यन ने किया है। वर्षा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, अब तक वह क्यों नहीं आया? कल आखिरी दिन है, क्या वह सच में देखना चाहता है कि मेघा की शादी पार्थ से हो? तारा भी बड़बड़ाई, हाँ, कल आखिरी दिन है। वो धूर्त अगर अब भी नहीं आया तो बड़ी बहन, वो बेहद चिंतित थी। दूसरी ओर मेघा का चेहरा पूरी तरह से शांत था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ ना आओ, तुम बिल्कुल भी मत आना। उसके हाथ में अब भी वो कागज का टुकड़ा था जिस पर आर्यन ने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बना कर दिया था। उसने उसे संभाल कर रखा था। उसी समय आंगन में एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाह होने लगी और एक आकृति जमीन पर उतरी। ये पार्थ था। जैसे ही वह उतरा, आंगन में सब कुछ एक ही झटके में कुचल दिया गया। तारा और वर्षा का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। पार्थ उनके सामने खड़ा था, लेकिन वो पहले वाले पार्थ से अलग था। मेघा उसके शरीर में एक अजीब सी बुरी शक्ति, जैसे किसी राक्षस की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। पार्थ ने एक खौफनाक हंसी के साथ कदम बढ़ाया और कुछ ही पलों में मेघा के सामने आ खड़ा हुआ, उसके चेहरे से सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी पर। उसने एक गहरी सांस लेकर मेघा की सुगंध का आनंद लिया और एक खौफनाक आवाज में हंसा, बड़ा प्यारा महक रही हो। मेघा का पूरा शरीर कांप उठा। उसी पल मुश्किल से अपनी आवाज निकालती हुई तारा बोली, बड़े भाई पार्थ, आप करना क्या चाहते हो? वहीं वर्षा भी चिल्लाई, बड़े भाई पार्थ, आप हद पार कर रहे हो। पार्थ की नजरों में जैसे आग उबल रही थी और उसके भीतर की शक्ति का ज्वार एक हिंसक जानवर की तरह निकला, सीधे तारा और वर्षा को झटकते हुए दीवार से टकरा दिया। दोनों के मुंह से खून का एक फव्वारा बाहर निकला और उनके चेहरों का रंग सफेद पड़ गया। केवल नजरों के इशारों से उसने उन्हें अपनी आत्मवीर स्तर की शक्ति को महसूस करा दिया था। उसकी ताकत निस्संदेह बहुत बड़ी थी। तारा हार मानने को तैयार नहीं थी। वो उठी और चिल्लाने लगी। तभी मेघा ने जोर से कहा, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। लेकिन मेघा, वर्षा ने मुश्किल से अपने दर्द को दबाकर कहा। मेघा ने दृढ़ता से कहा, तारा को यहाँ से ले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, अब जाओ, जल्दी निकलो। अब पार्थ वो पार्थ नहीं था जिसे वो पहले जानती थी। वो उसके अंदर हत्या के इरादे को साफ महसूस कर सकती थी और मेघा समझ गई थी कि अगर तारा और वर्षा ने उसे टोकने की जुर्रत की तो उन्हें ये कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। इस वक्त पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप में कोई नहीं था जो पार्थ के सामने खड़ा हो सके। वर्षा ने किसी तरह तारा को सहारा देकर उसे वहां से बाहर निकाला। पार्थ ने खौफनाक हंसी में कहा, अच्छा है कि तुम्हें मेरे भीतर के इरादे का अंदाजा हो गया। लगता है इन वर्षों में तुम्हारी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। मेघा ने ठंडे स्वर में कहा, पार्थ, क्या तुम यहाँ यही सब कहने आए हो? पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मैं अपनी मंगेतर से मिलने भी नहीं आ सकता? मेघा ने अपने मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। पार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अपना किया हुआ वादा याद है ना? मेघा ने कहा, मैंने जो तुमसे वादा किया है उसे जरूर पूरा करूंगी, लेकिन कल हमारी शादी का दिन है। हा, क्या फर्क पड़ता है? पार्थ ने हंसते हुए कहा। अचानक उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक आई और उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि वो असहाय आर्यन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम वाकई सोचती हो कि वो तुम्हें बचा सकेगा? मेघा का शरीर हल्के हल्के से कांपने लगा। मन ही मन उसने खुद से यह सवाल पूछा, क्या अगर आर्यन आया भी तो क्या वो उसे बचा पाएगा? उसे वो दिन याद आ रहा था जब पार्थ ने उसे बुरी तरह से धूल चटाई थी। पिछले 3 वर्षों में आर्यन ने यकीनन अपनी शक्तियों में बड़ा सुधार किया था, लेकिन पार्थ का विकास उससे भी कहीं अधिक तेज था। स्वर्ग संप्रदाय के संसाधनों की सहायता से उसका शक्ति संग्रह अद्भुत गति से बढ़ा था। पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप में केवल एक बार आत्मवीर की आकाशीय बिजली गूंजी थी जो पार्थ के आत्मवीर बनने पर सुनाई दी थी। ये साफ था कि आर्यन अभी तक एक आत्मवीर नहीं बना था और बिना उस स्तर पर पहुंचे पार्थ का मुकाबला करना असंभव था। मेघा की चुप्पी देखकर पार्थ ने घृणा भरे हंसी के साथ कहा, जानती हो मुझे तुमसे इतना लगाव क्यों है? नहीं, सही शब्दों में कहूं तो क्यों मैं तुमसे शादी पर इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि जो चीजें लोग छीनने का प्रयास करते हैं वो हमेशा मूल्यवान होती हैं और बचपन से अब तक किसी ने मुझसे कुछ छीनने की हिम्मत नहीं की।
आर्यन नामक वो निकम्मा पहला है, तो अगर उसने आने की हिम्मत की तो मैं उसे तुम्हारे सामने ही मार डालूंगा। मैं वादा करता हूँ वो दृश्य बड़ा मजेदार होगा, हा हा हा। पार्थ की ये हंसी गूंजती रही। उसके लिए मेघा मात्र एक वस्तु थी। किसी ने उस पर दावा करने की कोशिश की तो वो उसे किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। मेघा का पूरा शरीर और भी जोर से कांपने लगा। पार्थ की आत्मवीर शक्तियों का दबाव उसके मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाल रहा था। उसकी सोचने समझने की शक्ति मानो लुप्त हो रही थी। पार्थ ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। भले ही मैं तुमसे ऊब जाऊं, फिर भी तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम हमेशा मेरी एक खेल सामग्री बनकर रहोगी, मेरी संपत्ति बनकर। हा हा हा। उसकी हंसी और भी गहरी होती गई। पार्थ की आकृति अचानक से गायब हो गई, जैसे ही वो वहां कभी था ही नहीं। मेघा का शरीर अचानक लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था और उसके कपड़े ठंडे पसीने से सराबोर थे। आत्मवीर की शक्ति वास्तव में असाधारण थी। मेघा ने रात के आसमान की ओर देखा, अपने हाथ में कागज के गोले को कसकर पकड़े हुए। उसका दिल टूट रहा था। वो रोना चाहती थी पर आंसू रोक रही थी। उसे आर्यन से मदद की उम्मीद थी, पर अंदर ही अंदर वो डर रही थी कि कहीं फायर ग्लास शहर की घटना दोबारा न हो जाए। इस बार वो और भी ज्यादा डर गई थी। उसे डर था कि आर्यन की जान ना चली जाए। ये रात बेहद लंबी लग रही थी। नए साल की संध्या थी, लेकिन इस रात बहुत कम लोग थे जो खुश होकर हंसे। पिताजी, सब तैयार है। आर्यन की योजना के अनुसार शक्तिप्रभा पिल को पहले ही सभी योद्धाओं में बांट दिया गया है। अभी 100 और बचे हैं। नंदीश ने तंबू में प्रवेश करते हुए कहा। तंबू के भीतर गहरी गंभीर शांति थी। वज्रनाथ सिंह, जो उम्र में परिपक्व और अनुभव से भरपूर थे, अपने पोते आर्यन के लिए चिंतित थे, लेकिन चेहरे पर साहस और धैर्य की चमक थी। इस बार वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार का सम्मान और न्याय वापस लाना चाहते थे। उनका ध्यान उस निमंत्रण पर था जो रिदेश ने भेजा था। ये निमंत्रण पार्थ की शादी का था, पर इस निमंत्रण का उद्देश्य कहीं गहरा और अधिक जटिल था। यह एक चुनौती थी, एक उपहास था। वज्रनाथ सिंह ने गहरी सांस ली और पूछा, छोटे आर्यन से अभी तक कोई खबर नहीं है? नंदीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, जैसे वो अचानक से गायब हो गया हो। पर पिताजी, आपको छोटे आर्यन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो जरूर कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होगा। वज्रनाथ सिंह समझ गए थे। इस बार सिंह परिवार के सभी योद्धा साथ थे। भले ही आर्यन ना पहुंचे, एक दादा के रूप में वो अपने पोते के लिए न्याय जरूर हासिल करेंगे। दादाजी, अचानक तंबू में हलचल हुई और रूबी ने प्रवेश किया। वह पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और साहस का संगम था। वज्रनाथ सिंह ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, रूबी, मेरी बहू। रूबी हल्की मुस्कान के साथ बोली, दादाजी, आप मुझे फिर से तंग कर रहे हैं। उसका चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। उसकी शर्मीली मुस्कान ने वहां मौजूद सभी को एक पल के लिए राहत दी। तभी तंबू में एक तेज कदमों की आहट सुनाई दी और एक और युवती दाखिल हुई। उसकी चाल में एक अद्भुत आक्रामकता और आत्मविश्वास था, जैसे किसी जंगली तेंदुए की छवि सामने आ रही हो। वो वाणी थी। उसके आने से वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा भर गई। वीना ने रूबी को गले लगाते हुए हंसकर कहा, बहन रूबी, यहाँ कौन है जो तुम्हें तंग कर रहा है? रूबी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, तुम्हारे सिवा और कौन होगा? दोनों के आने से माहौल हल्का हो गया। इस बीच एक और परछाई तंबू में लहराए। एक ठंडी रहस्यमयी आभा के साथ एक तीसरी युवती, जिसे सब छाया के नाम से जानते थे, धीरे धीरे प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति इतनी गहरी थी कि जैसे वो वहां की हवा में घुली हो। उसकी ठंडी और सूक्ष्म उपस्थिति ने तंबू में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वज्रनाथ सिंह और नंदीश दोनों, जो अपने अद्वितीय अनुभव और शक्ति के लिए जाने जाते थे, छाया की इस गहरी उपस्थिति को भी महसूस नहीं कर सके थे। ये दिखाता था कि छाया कितनी निपुण और रहस्यमयी थी। इतने में प्रमुख सेनापति अतुल तंबू में आया और उसने झुकते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, बाहर एक युवक खड़ा है जो खुद को देवजल कबीले से बता रहा है। उसने अपना नाम मीनराज बताया और कह रहा है कि वो यंग मास्टर आर्यन का भाई है, और उसने कहा है कि वो सप्तचर्क महाविद्यालय से आया है। ये सुनते ही वज्रनाथ सिंह के चेहरे पर गंभीरता की एक हल्की रेखा उभरी। आर्यन का भाई। हालांकि वो जानते थे कि आर्यन ने अपनी यात्रा के दौरान कई संबंध बनाए थे, पर आज उनके पास समर्थन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे, यह उनके लिए गर्व का पल था। इसके तुरंत बाद सेनापति अलका ने प्रवेश किया और झुकते हुए बोली, ग्रैंड एल्डर, उत्तर द्वार पर 3 और लोग खड़े हैं। वो खुद को हातिम, अरहत और वीरन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि वो आर्यन के भाई हैं। ओजस और विराट ने भी तंबू में प्रवेश करते हुए बोला, जयकाल संप्रदाय के 2 शिष्य भी बाहर आपके दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद सेनापति बलदेव ने तंबू में प्रवेश करते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, डेविल संप्रदाय से 2 बुजुर्ग जो खुद को भटकती आत्माएं बता रहे हैं, भी मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अचानक से ऐसा महसूस होने लगा जैसे मानो सारे दिग्गज यहाँ इकट्ठा हो गए हों। इस खबर के बाद वज्रनाथ सिंह एक पल के लिए शांत हो गए।
उनके मन में गर्व था, उनका पोता आर्यन अपने दोस्तों और साथियों की नज़र में कितना महत्वपूर्ण था, यह इस विशाल उपस्थिति से स्पष्ट था। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। तभी तंबू के बाहर एक जोरदार आवाज गूंजी। ध्वनि संप्रदाय की 400 से अधिक महिला शिष्य भी अपनी श्रद्धा प्रकट कर रही हैं। पूरा माहौल वीरता और गर्व से भर उठा था। आज का दिन बहुत ही खास था। ये नए साल का पहला दिन था, महासभा का दिन था और पार्थ की शादी का भी दिन था। इस दिन के साथ 3 साल की संकल्पना जुड़ी थी। शुभ मुहूर्त का ऐलान होने के साथ ही स्वर्ग संप्रदाय के मैदान में गूंज उठी और सारे संप्रदाय प्रमुखों में हलचल सी मच गई। वे सभी बाहर एकत्रित थे, स्वर्ग संप्रदाय के सम्राट ऋदेश के संकेत का इंतजार कर रहे थे। उस बूढ़े सेवक की आवाज जिसने संप्रदाय महासभा के प्रारंभ की घोषणा की थी, हर किसी के कानों में घुल गई और सभी प्रमुखों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये शुरू हो गया है, एक प्रमुख ने बुदबुदाया और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। सभी के मन में हल्की सी बेचैनी थी। यह महासभा केवल संप्रदायों का एक साधारण मिलन नहीं था, बल्कि शक्तियों के असली संतुलन का निर्धारण भी था। स्वर्ग संप्रदाय का दबदबा हर संप्रदाय महसूस कर रहा था और प्रवेश करने का क्रम इसी दबदबे के आधार पर निर्धारित था। कुछ छोटे संप्रदायों के प्रमुख हिचकिचा रहे थे। किसी को भी मैदान में पहले प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा करने का मतलब स्वर्ग संप्रदाय का अपमान करने जैसा होता। ये सभी जानते थे कि स्वर्ग संप्रदाय, खासकर पार्थ जो आत्मवीर स्तर का योद्धा था, को चुनौती देना लगभग असंभव था। कुछ ही समय बाद विश्कोप संप्रदाय के सम्राट कविश ने गुस्से में कहा, आखिर यह सब क्या है? हमें इतना इंतजार क्यों कराया जा रहा है? ये कैसा दिखावा है? कविश का धैर्य अब जवाब देने लगा था। आत्मवीर का स्तर है तो क्या हुआ? सम्राट ऋदेश को अब तक यहाँ होना चाहिए था। वो इतने जरूरी आयोजन में आखिर देर कैसे कर सकते हैं? उसने तंज भरे स्वर में कहा, मानो स्वर्ग संप्रदाय को चुनौती दे रहा हो। कविश यह जताना चाहता था कि विश्कोप संप्रदाय स्वर्ग संप्रदाय से किसी भी मामले में कमजोर नहीं था। सम्राट कविश, एक दूसरे संप्रदाय के प्रमुख ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, शक्ति के मामले में विश्कोप संप्रदाय स्वर्ग संप्रदाय से कतई कम नहीं है। शिष्यों की संख्या में तो वो स्वर्ग संप्रदाय को बहुत पीछे छोड़ देता है। मुझे लगता है आपको ही सबसे पहले मैदान में प्रवेश करना चाहिए। बाकी संप्रदायों के मुखियाओं ने चुप्पी साध ली। स्वर्ग संप्रदाय को छोड़कर दक्षिणी तरंग महाद्वीप में विश्कोप संप्रदाय सबसे मजबूत था। साथ ही विश्कोप संप्रदाय पिछले 1 साल से गुप्त रूप से प्रशिक्षण कर रहा था। अब जब कविश यहाँ आया था तो उसने कुछ तो तैयारी की होगी। कविश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सच है कि मेरे विश्कोप संप्रदाय की शक्ति स्वर्ग संप्रदाय से कम नहीं है, फिर भी यह स्थान सम्राट ऋदेश का है। हमें विनम्रता दिखानी चाहिए। लेकिन इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद भी सम्राट ऋदेश अब तक नहीं आए हैं, ये सच में मेजबान के व्यवहार के लायक नहीं है। अंधेरे में कहीं पर ऋदेश के चेहरे पर गुस्से के भाव आए और उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, कविश, तुम अपने आप को क्या समझते हो? 10 मिनट और बीत गए, सबके सब अधीर हो रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सम्राट ऋदेश पहले से अंदर पहुंच गए हैं? हम लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा कर चुके हैं। क्या हम संप्रदाय महासभा में हिस्सा लेने आए हैं या बस प्रतीक्षा करने? क्यों ना हम पहले अंदर जाएं? सभी ने कविश की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा, सम्राट कविश, मुझे लगता है कि अब आपको प्रवेश करना चाहिए। आखिर हम कब तक यहाँ प्रतीक्षा करेंगे? कविश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। बाकी छोटे संप्रदायों के प्रमुखों में कोई उस शक्ति और प्रतिष्ठा का मुकाबला नहीं कर सकता था जो विश्कोप संप्रदाय और स्वर्ग संप्रदाय के पास थी। कविश ने थोड़ा गर्व के साथ कहा, तो ठीक है, संप्रदाय महासभा के सम्मान में मैं ही अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या चल रहा है। कविश ने जैसे ही मैदान में कदम रखा, तभी दूर से एक ठंडी और तिरस्कार भरी आवाज गूंज उठी, ये कौन है जो इतनी बेअदबी कर रहा है? उस आवाज में गंभीरता और उपहास का मिश्रण था। क्या तुम अभी भी खुद को सबसे शक्तिशाली संप्रदाय का सम्राट समझते हो? जाओ, कहीं जाकर किसी नाले में अपना चेहरा देखो, तुम कौन से स्तर के व्यक्ति हो? यह उपहास भरी बात केवल कविश को भड़काने के लिए की गई थी। ये सुनकर कविश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसके हाथों में हल्की थरथराहट होने लगी और उसका मन उबाल खा रहा था। तभी ऋदेश की आवाज आए, अरे परम, इतनी बेअदबी मत करो। आखिरकार वो विश्कोप संप्रदाय के सम्राट कविश हैं। विश्कोप संप्रदाय कभी दक्षिणी तरंग महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय हुआ करता था। उसने हुआ करता था पर खास जोर दिया था। ये उसके लिए एक मौका था कि पुराने अपमान का बदला लिया जा सके। पहले कविश ने ऋदेश का अपमान किया था और आज ऋदेश ने इस पल का उपयोग करके कविश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अंततः कविश ने सबसे पहले मैदान में कदम रखा और सभी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी ने प्रतीक्षा की, इसके लिए मुझे खेद है। मैं सप्तचर्क महाविद्यालय के एल्डर्स के साथ कुछ जरूरी चर्चा कर रहा था, इसी कारण थोड़ी देरी हो गई। मुझे माफ करना। उसकी मुस्कान में एक नकली विनम्रता थी और उसके चेहरे पर माफी का कोई भाव नहीं था। उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति वर्तमान में कुछ ऐसी थी जिसे कोई छू नहीं सकता था।
इसलिए सभी प्रमुखों ने उसके साथ विनम्रता दिखाने में ही समझदारी समझी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और एक प्रमुख ने कहा, आप बहुत विनम्र हैं सम्राट ऋदेश। सप्तचर्क महाविद्यालय के एल्डर्स अधिक महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा और इंतजार करने में क्या बुरा है। बिल्कुल सही कहा, युवराज पार्थ का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है, एक दूसरे प्रमुख ने भी हामी भरते हुए कहा। सप्तचर्क महाविद्यालय का नाम सुनते ही वहां उपस्थित किसी ने शिकायत करने की जुर्रत नहीं की। साथ ही इस बात से कि सप्तचर्क महाविद्यालय के एल्डर्स स्वर्ग संप्रदाय में मौजूद हैं, उनके मन में स्वर्ग संप्रदाय का और भी डर बैठ गया। सप्तचर्क महाविद्यालय का एक एल्डर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह एक ऐसी उपस्थिति थी जिससे सभी संप्रदाय मुखियाओं का मन ही मन सम्मान और डर दोनों बढ़ गया। इस बीच कुछ लोगों ने चुपके से कविश की ओर देखा, जिसका शरीर हल्के से कांप रहा था, और ये देखकर कई लोग मन ही मन हंसी भी नहीं रोक पाए। ऋदेश ने मैदान में अंदर जाते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, सम्राट कविश, अब आप भी अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऋदेश के इतना कहते ही वहां मौजूद प्रमुखों ने धीरे से फुसफुसाना शुरू कर दिया। फुसफुसाहट में किसी ने ठहाका लगाते हुए कहा, एक अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। किसी और ने भी ताना कसा, बेचारे सम्राट कविश, लगता है इस बार भी महासभा में सबसे पहले प्रवेश करने का सपना देख रहे थे, लेकिन बेहतर होगा कि वो एक किनारे ही रहें। हा। इस पर वातावरण में एक खिलखिलाहट का दौर चल निकला। हा। कई संप्रदाय मुखिया जोर से हंस पड़े। इस बात ने कविश के चेहरे का रंग बदल दिया। वो अंदर ही अंदर गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों के जोड़ आवाजें करने लगे। वो गुस्से से भरा हुआ था, पर कुछ भी कहने से खुद को रोकता रहा। उसके दिल में अपमान का अंश उबाल मार रहा था, मगर परिस्थितियों की विवशता उसे शांत बनाए रखने पर मजबूर कर रही थी। तभी एक प्रमुख ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, ये तो सच में एक आज्ञाकारी पालतू कुत्ते की तरह है। उसकी बात पर फिर से ठहाके गूंज उठे। ऋदेश भी ये सुनकर मुस्कुराते हुए अन्य प्रमुखों के साथ हंसी में शामिल हो गया। कविश ने ऋदेश और अन्य संप्रदाय मुखियाओं को हंसते हुए देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके सिर के चारों ओर जैसे अदृश्य लपटें निकलने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि इस वक्त अगर उसने गुस्सा दिखाया तो उसका मजाक और भी बढ़ जाएगा। मन ही मन उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस तुम देखना ऋदेश, वो वक्त भी जल्द आएगा जब तुम घुटनों के बल झुकोगे। आज मेरी स्थिति का मजाक उड़ाने वाले कल मेरे आगे सिर झुकाने पर मजबूर होंगे। ऋदेश के मैदान में प्रवेश करने के बाद अन्य संप्रदायों के प्रमुख भी एक एक कर मैदान में कदम रखने लगे। एक एक करके जैसे जैसे लोग आ रहे थे, वह विशाल मैदान धीरे धीरे भीड़ से भरने लगा। हवा में हल्की सी धुंध थी और ये पूरा दृश्य जैसे एक युद्ध की तैयारी का प्रतीक था, जहां हर संप्रदाय और शक्ति अपनी स्थिति की पहचान कर रही थी। संप्रदायों के बाद अब बारी थी बड़े परिवारों, राजवंशों और छोटे समूहों की, जो एक एक करके मैदान में दाखिल हो रहे थे। ये समूह आमतौर पर केवल मुख्य आकर्षण को और अधिक गहरा बनाने वाले थे, जैसे हरे पत्ते जो वृक्षों के तने के चारों ओर सजाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति महज एक औपचारिकता होती थी, जो किसी बड़े कद के समक्ष तुच्छ सी लगती थी। ब्रई परिवार, उद्घोषक की आवाज गूंजी। सागर साम्राज्य, फिर से उद्घोषणा हुई। लाल समुद्री गिरोह, अगला नाम पड़ा। इसी तरह छोटे छोटे संप्रदायों और गिरोहों की उपस्थिति मैदान में हो रही थी, लेकिन इनकी शक्ति और प्रभाव मुख्यधारा के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। इनका सिर्फ एक उद्देश्य था, बड़े संप्रदायों के प्रभाव को बढ़ाना और महासभा की आभा में रंग जोड़ना। अंततः एक और उद्घोषणा हुई जो सभी की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली थी। सिंह साम्राज्य पधार रहा है। जैसे ही यह शब्द गूंजे, ऋदेश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में चमक थी जो उसकी चालाकी और मानसिक स्थिति को दर्शा रही थी। उसने धीरे से कहा, आखिरकार ये भी आ गए। इसी बीच वज्रनाथ सिंह 4 प्रमुख वॉरगॉड्स वीरन, मीनराज, हातिम और अरहत के साथ मैदान में प्रवेश कर रहे थे। उनके साथ कुल 20 लोग थे, जो अन्य संप्रदायों के मुकाबले काफी कमजोर प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि बाकी संप्रदाय सैकड़ों की संख्या में आए थे। वो छोटा समूह इस भीड़ में थोड़ा फीका दिख रहा था और उनकी उपस्थिति में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। सभी उपस्थित लोग जैसे ही सिंह साम्राज्य को देख रहे थे, उनमें से कई लोग हंसी रोक नहीं पाए। हा। कुछ संप्रदाय मुखिया हंसी में शामिल हो गए। ये कौन लोग हैं? एक तेज आवाज आई। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, देखो इनमें तो डेविल भी हैं। ये सिंह साम्राज्य तो एक मिश्रित दल जैसा लगता है जिसमें हर प्रकार के कुत्ते बिल्ली शामिल हैं। सच में, एक और ने कहा, क्या इस प्रकार की शक्ति को महासभा में आने का हक है? क्या इन्होंने निमंत्रण चोरी किया है? एक और आवाज आई, सुना है ये लोग मुर्गियां और कुत्ते चोरी करने में माहिर हैं। उनका सिंहासन तक चोरी का है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। ये कहकर एक के बाद एक कई संप्रदाय प्रमुखों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ऋदेश को खुश करने के लिए बेतहाशा शोर मचाया। ये सुनकर हातिम का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में आक्रोश की चमक थी।
उसकी बाहों में जैसे बिजली की चमक दौड़ने लगी और उसके हाथों में ऊर्जा की लहरें महसूस की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो और उसकी ये शक्ति पल भर में उग्र हो सकती थी। वज्रनाथ सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनके चेहरे पर एक धूर्त जैसी मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, हमारा निमंत्रण चोरी किया गया है या नहीं, इस बात को हृदेश सबसे अच्छे तरीके से जानता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि हमने निमंत्रण चुराया है तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा सिंह साम्राज्य किसी भी कूड़े के हाथों से निमंत्रण नहीं चुराएगा। अगर हम इसे चुराना चाहते तो हम इसे स्वर्ग संप्रदाय से भी चुराने का साहस रखते हैं। तभी अचानक जिस प्रमुख ने निमंत्रण चुराने वाली बात कही थी खड़ा हो गया और गरजते हुए बोला, बूढ़े, तूने किसे कूड़ा कहा है? क्या तुम फिर से यही शब्द बोलने की हिम्मत रखते हो? कूड़ा। वज्रनाथ सिंह ने बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए कहा, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कूड़े, क्या ये 5 बार काफी है? अगर नहीं तो मैं और भी कह सकता हूँ। कूड़ा कूड़ा कूड़ा। वज्रनाथ सिंह के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, जैसे उसने कोई मजाक किया हो। मैंने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो खुद कूड़ा हो और दूसरों से इसे कहने की उम्मीद करें। क्या तुम कूड़ा नहीं हो? ये सुनकर मैदान में हंसी की एक लहर फैल गई। भीड़ में से कई लोग जोर जोर से हंस पड़े। हा हा हा, आह। धर्म संप्रदाय का प्रमुख कफील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह इतने गुस्से में था कि वो अभी वज्रनाथ सिंह को जान से मारना चाहता था। बूढ़े, ऐसा लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हृदेश का स्वर गंभीर हो गया और उसने कहा, प्रमुख कफील। कफील ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, सम्राट हृदेश, इस बूढ़े आदमी को नहीं पता है कि वो किससे बात कर रहा है। मुझे उसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे दादाजी को सबक सिखाना चाहते हो? अगर दम है तो करके दिखाओ। रूबी ने चिढ़ते हुए आंखें चमकाईं और एक अजीब शक्ति उसके शरीर से निकलने लगी। ये शक्ति एक विशेष प्रकार की थी, जैसे किसी डिवाइन बीस्ट की आभा हो, लेकिन ये शक्ति उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। रूबी की शक्ति का ये विशेष रूप था जिसे किसी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आर्यन वहां मौजूद नहीं था, इसलिए रूबी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसके दादाजी को धमकाए। कफील ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सम्राट हृदेश, तुम देख रहे हो ना, अब एक छोटी सी नौकरानी भी मुझसे इधर उधर की बात करने की हिम्मत रखती है। अगर मैं आज सिंह परिवार को नहीं दिखाऊं कि मेरी ताकत क्या है तो वो सीधे आकाश तक उड़ने लगेंगे। हृदेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक डालते हुए कहा, वज्रनाथ सिंह को निमंत्रण भेजने का काम मैंने किया था। अगर तुम सिंह परिवार के खिलाफ कुछ भी करना चाहते हो तो ये मेरे लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। कफील, क्या तुम अब भी यह चुनौती देना चाहते हो? कफील का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या स्वर्ग संप्रदाय की सिंह परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है? अगर है तो फिर हृदेश ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसे समझ नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, चूंकि ये महोदय आपके द्वारा सम्मानित अतिथि हैं तो मैं निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं करूंगा। हृदेश की आंखों में एक शातिर चमक और मुस्कान आई और उसने गंभीरता से कहा, अगर आप सभी में से कोई भी सिंह परिवार को चुनौती देना चाहता है तो कृपया इसे बाद में करें। मैंने इतिहास में पढ़ा था कि सिंह परिवार कभी पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सबसे ताकतवर शासक हुआ करता था। इतने शक्तिशाली परिवार से चुनौती स्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोई इसे चुनौती देना चाहता है तो मैं ये जानता हूं कि सिंह परिवार कभी भी इसे नकारेगा नहीं। वज्रनाथ सिंह, ये सही है ना? हृदेश ने वज्रनाथ सिंह की ओर देखते हुए कहा और अपने दिल में सोचते हुए मुस्कुराया, बूढ़े, तुम मेरे इलाके में इतनी अकड़ दिखा रहे हो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वज्रनाथ सिंह की आंखें संकुचित हो गईं, उनकी आंखों में गहरी तंग वाली चुप्पी थी। उन्होंने अपनी आवाज में ठंडापन भरा और कहा, हाँ। कफील ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद सम्राट हृदेश इस सब को समझाने के लिए, लेकिन मैं एक बूढ़े आदमी से चुनौती नहीं लेना चाहता, नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं अपने बड़ों का अपमान कर रहा हूँ। लेकिन उसने फिर हंसी के साथ आगे कहा, वैसे भी ये सिंह परिवार अब कुछ नहीं है, ये एक ऐसा कूड़ा परिवार है जो सिर उठाकर भी नहीं चल सकता। अब तो इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कफील की यह बात सुनकर वहां बैठे सभी प्रमुख हंसी से लोटपोट हो गए। कई संप्रदाय प्रमुख जोर जोर से हंसते हुए ये टिप्पणी कर रहे थे कि सिंह परिवार का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। लेकिन ये बात वज्रनाथ सिंह और उनके परिवार के लिए एक गहरा अपमान थी। हातिम, नंदीश, अरहत, मीरा और यहाँ तक कि वीरन भी गुस्सा हो गया। वे जानते थे कि इस समय वज्रनाथ सिंह ने हर चीज की तैयारी कर ली थी। वज्रनाथ सिंह का दिल दुखी था क्योंकि सिंह परिवार का नाम कभी पूरे तरंग महाद्वीप में दहशत का कारण था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी थी। उसी पल हृदेश ने हल्के से कहा, वज्रनाथ सिंह, मुझे सच में खेद है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपका सिंह परिवार इतने बड़े समूह के साथ आएगा, तो मैंने पर्याप्त सीटों की व्यवस्था नहीं की। अगर आपको खड़ा होकर असुविधा हो रही है तो आप घुटनों के बल बैठ सकते हैं। हृदेश के इस कटाक्ष पर वहां मौजूद सभी संप्रदाय प्रमुख और उनके अनुयायी हंस पड़े।
उनका उपहास स्पष्ट था और उनके शब्दों में ताना और व्यंग्य भरपूर था। हा, एक ने मजाक में कहा, घुटने टेकना बहुत ही बढ़िया विचार है। मुझे लगता है घुटनों के बल सभा में बैठकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना बहुत मजेदार रहेगा, एक और ने हंसते हुए जोड़ा। इतने सारे लोग लाकर सभा में अजीब माहौल बना दिया है इन्होंने, किसी ने उपहास भरे स्वर में कहा। 20 से ज्यादा लोग, वाकई बहुत अधिक है। हृदेश का इरादा साफ था, वो वज्रनाथ सिंह और उनके परिवार को खुलेआम नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, क्या तुम मुझसे टकराने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके लायक हो? ठीक उसी समय एक और परिवार समारोह में प्रवेश करता है। उनके प्रवेश के साथ ही उन्होंने हृदेश का अभिवादन किया। नमस्कार सम्राट हृदेश, आपके प्रति असीम आशीर्वाद की कामना और हम आपके नेतृत्व में पूरी दुनिया की एकता की कामना करते हैं। हृदेश ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और अपने बगल में खड़े एक सैनिक से कहा, कैलाश परिवार को एक सीट दे दो। ये सुनते ही हातिम का गुस्सा भड़क उठा। उसने कड़ी आवाज में कहा, अभी तो तुमने कहा कि यहाँ और सीटें नहीं हैं, फिर अचानक इनके लिए सीटें कहाँ से आ गईं? हृदेश ने हंसी में जवाब दिया, मुझे खेद है, सीटें अभी आई हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लोग खड़ा रहना नहीं चाहते हैं तो घुटनों के बल बैठ सकते हैं और समारोह का आनंद ले सकते हैं। इस पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। हातिम ने दांत पीसते हुए गहरी सांस ली और जो हवा उसने निकाली वो आग के समान गर्म थी। वो सचमुच नाखुश था, लेकिन उसके गुस्से को महसूस करते हुए वज्रनाथ सिंह ने उसे शांत किया और कहा, हातिम चिंता मत करो, हमारे पास समय है। जितना वो हमें तंग करेंगे उतना हमें शांत रहना होगा, समझे? वज्रनाथ सिंह के दिल में भी गुस्सा था, पर वो जानते थे कि इस समय उन्हें शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि आर्यन को कोई परेशानी ना हो। ये सब कुछ आर्यन के लिए था। इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना था कि महासभा का आयोजन सिंह परिवार के लिए नहीं किया गया था। उनका उद्देश्य महासभा में हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि वे तो यहाँ किसी और खास मकसद से आए थे, दुल्हन को भगाने का। पार्थ की शादी अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें इंतजार करना था और उस समय का धैर्य से इंतजार करना था जब वे अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकें। इस पर अरहत ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, इस तरह अपमान सहन करना उचित नहीं लगता। जब महासभा शुरू होगी तब वो हमें एक के बाद एक चुनौती देंगे। क्या हम चुपचाप हार मान लेंगे? क्या हमें बस आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? मोटू राम भी बोला, ये लोग अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। वीरन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैं तो बस एक मौका चाहता हूं कि इन्हें सबक सिखा सकूं। वज्रनाथ सिंह ने अपनी आंखों में दृढ़ता भरी निगाहों के साथ कहा, मैंने तुम सभी को शांत रहने के लिए कहा है, हार मानने के लिए नहीं। जैसे ही कोई हमें चुनौती दे, एक ही वाक्य में तुम उसका अंत कर सकते हो। हम समझ गए, हम तो इस पल का इंतजार कर रहे थे। चारों वॉरगॉड्स एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए बोले, उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे खड़े हैं या कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि अब वो तैयार थे, जैसे ही मौका मिलेगा वो अपने दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। धूप से रोशन मेघा के आंगन में हलचल थी। दुल्हन की चादर और गुलाबी मुकुट को नौकरानियों ने सजावट के साथ आंगन में रखा था। कुछ नौकरानियां चुपचाप खड़ी होकर मेघा के निर्देशों का इंतजार कर रही थीं। वर्षा ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज पूरी चमक से जल रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और बेताबी झलक रही थी। समय देखो, उसने झुंझलाते हुए कहा, सूरज माथे पर आग बरसा रहा है और आर्यन अब तक नहीं आया। क्या वो वाकई भूल गया है? वो इधर उधर टहल रही थी, उसकी हरकतों से उसकी अधीरता साफ झलक रही थी। तभी तारा ने पास आकर उसे शांत करने की कोशिश की, वर्षा बहन, आर्यन नहीं भूलेगा। सिंह परिवार के सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, रूबी और वीना भी आ चुकी हैं, आर्यन भी जरूर आएगा। उसने विश्वास दिलाने की कोशिश की।